नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ चारों मेहमान स्टूडियो में हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत स्वागत सर आप सभी का। आज बहुत सारी खबरें व्यूअर्स आपके लिए। तो आज कहानी कुर्सी की में बहुत तेज गाड़ी दौड़ेगी, आप थोड़ा सा नजरें जरा पहनी रखिएगा आज खबरों के ऊपर, क्योंकि आज हमारे पास लगभग हर राज्य, बड़े राज्य से खबर आज है। चुनावी राज्यों से भी खबर है, उसके अलावा दक्षिण भारत में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, हर जगह से इंटरेस्टिंग खबरें आज हमारे पास हैं। शुरुआत उत्तर प्रदेश की खबर से करेंगे। हमने आपको बताया था कि यहाँ बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने अलग से बैठक की और हमने और हमारे सारे मेहमानों ने सबने इस पर एक किस्म की चिंता जाहिर की कि ये ट्रेंड ठीक नहीं है कि आप एक पार्टी के एक जाति के विधायक मिले। इससे पहले ठाकुर विधायक मिले, फिर ब्राह्मण विधायक मिले, कभी कुर्मी विधायक मिल रहे हैं, और वो भी यूपी जैसे इंपॉर्टेंट राज्य में जहां अब एक साल के बाद चुनाव होने जा रहा है। अब खबर ये, और ये संतोषजनक खबर है, कि बीजेपी ने इस पर नाराजगी जताई है। इस विधायकों की मीटिंग पर बीजेपी ने नाराजगी जताई है। यूपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बाकायदा विधायकों की क्लास लगाई। अच्छा, ये सवाल बीजेपी का नहीं है, देश की सबसे बड़ी पार्टी अगर इस ऐसे किसी कदम पर नोटिस ले रही है और उसके बाद एक किस्म से डांट लगा रही है कि ये ठीक नहीं है, ये और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये इस लिहाज से सराहनीय कदम है कि देश में एक मैसेज ठीक जा रहा है। एक बड़ी, सबसे बड़ी पार्टी अगर ऐसा कदम उठाती है तो। पंकज चौधरी ने ये ब्राह्मण कुटुंब बनाने वाले और मीटिंग करने वाले ब्राह्मण विधायकों की क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार मत बनिए। उन्होंने ऐसे विधायकों को वार्निंग दी कि दोबारा अगर ऐसा आप करेंगे तो इसको अनुशासनहीनता माना जाएगा, क्योंकि ऐसे आयोजन पार्टी के संविधान आदर्शों के अनुकूल नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा है कि बीजेपी सिद्धांतों और आदर्शों वाली पार्टी है। भाजपा और उसके कार्यकर्ता परिवार या वर्ग विशेष को लेकर राजनीति करने में विश्वास नहीं करते। चेतावनी देते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि अगर आगे से बीजेपी के किसी जनप्रतिनिधि ने इस किस्म का आयोजन किया तो इसको हम इनडिसिप्लिन मानेंगे, अनुशासनहीनता मानेंगे। आपको याद दिला दूं, मैं ये 23 दिसंबर को हुआ था। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के बीच कुशीनगर के बीजेपी विधायक पीएन पाठक के लखनऊ के घर पर यह बैठक हुई थी। इसमें खासकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड के बताया जा रहा है 30-35, कुछ ने तो कहा 45 से 50 ब्राह्मण विधायक शामिल हुए थे। ये उसकी तस्वीर है। और इससे पहले ठाकुर विधायकों की ऐसे जो है मीटिंग हुई थी, इसमें एमएलए एमएलसी सब जो हैं वो शामिल हुए थे। तो ये एक खबर आई तो ये अच्छा लगा कि चलिए पार्टी ने इसका जो है नोटिस लिया है। इसमें कुछ एक थोड़ा सा मैं आपको डेटा और देना चाह रहा था ताकि पता लगे कि ये क्यों है ऐसा। क्योंकि इस मीटिंग में क्या बातें हुई, कोई ब्राह्मण दरकिनार किए जा रहे हैं, राजनीति में हाशिए पर ढकेले जा रहे हैं, ऐसा है क्या? इसका मैं आपको आज एक आंकड़ा मैं आपको देता हूं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 258 एमएलए हैं। इन 258 एमएलए में से इन कितने हैं ये ब्राह्मण विधायक और ठाकुर जिन्होंने खासकर अलग मीटिंग की? 42 ब्राह्मण विधायक हैं एमएलए। 258 में से 42 ब्राह्मण हैं, 42। एमएलसी में जोड़ दूं तो 14 एमएलसी अलग हैं ब्राह्मण ही, तो 42 और 14 आप जोड़ लीजिए, ये हो गए 56। ठाकुरों की बात कीजिए, 45 एमएलए हैं विधायक और 23 एमएलसी हैं। ये कितने हो जाते हैं सर? 68, 68। ओ, दिक्कत कहां है ये मैं आपको बता रहा हूं। इनकी तादाद कम है ऐसा नहीं है। ओबीसी विधायक हैं 84 और ओबीसी एमएलसी भी हैं 26, सबसे ज्यादा। मेरा ऐसा मानना है कि प्रॉब्लम शायद यहां है इनको, कि पार्टी जो है ये अब ये एक तो सर्व समाज की पार्टी बनी, नहीं तो ओबीसी के इतने आ नहीं सकते थे। कहां ब्राह्मण 42 हैं, ठाकुर 45 हैं, ओबीसी 84 विधायक हैं, शेड्यूल कास्ट एससी 59 है, 59 विधायक हैं एससी समुदाय से, मुसलमान एक भी नहीं है। अब इसको अगर आप देखिए तो अदर अपर कास्ट भी 28 हैं, अदर अपर कास्ट भी 28 हैं, इनको भी ब्राह्मण ठाकुर के साथ जोड़ करके रखिएगा। तो ये तो किसी भी पार्टी के लिए बड़ा हर्ष का विषय होना चाहिए। अपर कास्ट वोट दे रहा है, ओबीसी सबसे ज्यादा जीत कर आ रहा है, शेड्यूल कास्ट आपको 59 विधायक दे रहा है, अदर अपर कास्ट में जो है उसमें आपको 28 एमएलए मिल रहे हैं। तो हम तब भी यही चर्चा कर रहे थे कि भाई प्रॉब्लम क्या है आपको। लेकिन अच्छी बात है, चलिए बीजेपी ने इसका संज्ञान लिया, और मैं तो इसको केवल यहां तक नहीं देखता कि ये प्रदेश अध्यक्ष ने ये फटकार लगाई है। मुझे लगता है ये बिल्कुल टॉप लेवल से ये मैसेज जो है गया होगा। आप लोगों की बातें भी जो शायद पहुंची होंगी कि ये ठीक नहीं हो रहा था। पार्टी जी नहीं, देखिए, चिट्ठी प्रदेश अध्यक्ष ने जारी की है और एक तरह से कहा है कि अब जो है इस तरह की हरकत करने वाले के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी। खैर उस वक्त पंकज जी अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन पहले जो इस तरह के जुटान हुए जाति, अगर उस पर भी चिट्ठी चली गई होती तो शायद ये स्थिति आती ही नहीं, ये नौबत नहीं आती।
और मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो जब भी जाति की राजनीति होगी वो मुश्किल होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं जाति की राजनीति शुरू की ना, बार बार जाति चिन्हित कर करके बताना कि हम इनको ये दे रहे हैं, उनको ये दे रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं कि आखिर मुश्किल क्या है, ब्राह्मणों की संख्या, ठाकुरों की संख्या, दूसरे जो फॉरवर्ड क्लास है उनकी संख्या, विधायक के तौर पर तो उनकी संख्या कम नहीं दिखती है, तो मुश्किल कहाँ है? मुश्किल मूल रूप से समझिए, वो मुश्किल ये है कि अब उस विधायक की कहीं भी सुनी नहीं जा रही। वो मुश्किल ये है कि डीएम एसपी तो छोड़िए, थाने का दरोगा भी उसकी बात नहीं सुन रहा है। और वो कोई ऐसा नहीं कि एक कोई किसी एक जातीय समूह के साथ या किसी एक जाति के साथ, हाँ, ऐसा फिर थोड़ी जब कि केवल ब्राह्मण ठाकुर की हाँ, नहीं सुन रहा है। लेकिन जब वो नहीं होता है तो फिर चूंकि पहले उनके पास बहुत कुछ था, वो शक्ति जाती रही, तो कोई जाती हुई शक्ति को पसंद थोड़ी ना करता है, तो फिर वो क्या होता है, उसको एक बहाना भी मिलता है। फिर उसके समाज के लोग कहते हैं कि अच्छा तुम क्या हो यार, तुम विधायक हो, देखो तुम्हारी जाति का वो आदमी था, उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया, उसको उठा लिया, उसको तो बड़े बुरे हाल में तुम्हारी सरकार में रखा गया, तुम्हारी तो थाना भी नहीं सुनता है। और ये इसको लेकर बीच में एक बार योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा कहा था कि अगर जनप्रतिनिधि जाते हैं, विधायक जाते हैं, तो उनका थाने में, डीएम ऑफिस में, एसपी ऑफिस में सम्मान होना चाहिए। लेकिन कई बार ये कहा जाता है कि ये जो मशीनरी है, जो स्टेट की मशीनरी जिसको कहते हैं, वो इस तरह से काम कर रही ब्यूरोक्रेसी कि उसमें विधायकों का, कई बार तो मंत्रियों का भी कोई महत्व तो नहीं रह गया है। असली मसला वो है। और उसके साथ ये तो रहता ही कि अपनी अपनी ताकत बढ़ाने की, जब उनको लगता है कि दूसरा समाज ज्यादा ताकत बढ़ा रहा है तो फिर उनको लगता है। और एक और चीज जो मतलब ब्राह्मणों को लगती है कि ना तो मुख्यमंत्री का पद है ना प्रदेश अध्यक्ष का पद है, दोनों घूम फिर कर दूसरों के पास चला जाता है। तो ब्राह्मणों की एक मतलब वो कहते हैं कि भाई आप हर जगह कहते हो, यहां तो सबसे ज्यादा कोई 12% कहता है, कोई 14% करता है। सीएसडीएस का पुराना आंकड़ा है, वो भी मतलब 13% के आसपास, 11 से 13% बताते हैं। तो अब कितना है वो तो खैर जनगणना में आएगा, लेकिन उनको लगता है ना कि मुख्यमंत्री की कुर्सी आए तब हटा दीजिए, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी आए तब हटा दीजिए, पावरफुल पोजीशन आए तब हटा दीजिए। हर समाज ये का संकट कितने पद हैं सर, आप ही बताइए, पद कितने? चार पद, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और क्या है? हर समाज का आदमी तो नहीं जा सकता। लेकिन ये नाराजगी तो किसी भी और समाज की हो सकती है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप नंबर्स के आधार पर देखते हैं, आप अगर ये कहते हैं कि फलाना 2.5%, 3%, 5% वाली जाति समूह को जोड़ लिया, तब ये बात आती है। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये तो नुकसान ही करेगा। ये डेवलपमेंट, अच्छी डेवलपमेंट है। दूसरा, अब अगर चिंता करनी है पार्टी को, तो चिंता जो असल है वो करें कि 1 साल रह गया चुनाव में, अभी एसआईआर का काम खत्म हो गया। आज यूपी में मेरे नहीं बढ़ी ना डेडलाइन सर, नहीं बढ़ी, तो यूपी में एसआईआर का काम पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री कह रहे थे 4 करोड़ वोटर नहीं मिल रहा है, सपा कह रही थी कि 2 करोड़ वोटर इनको जुड़वाना चाहते हैं, जो भी उसमें सच्चाई रही हो। असल चिंता तो वो थी, असल चिंता वो थी जो मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष ने, राष्ट्रीय महासचिव ने प्रदेश अध्यक्ष के सामने, मुख्यमंत्री के सामने प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव ने कहा आप चुनाव लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते हैं, मुख्यमंत्री को बता दीजिए, पार्टी को धोखा मत दीजिए, एसआईआर के काम में लगिए। ये असल चिंता है बीजेपी की। ये चिंता नहीं कि कौन सी जाति को कितना टिकट मिलेगा। उन्होंने ये बात कही कि उस बैठक में ये भी हुआ कि टिकट फिर तो हमारे पास उम्मीदवार बहुत हैं, और टिकट तो अगर ये गोलबंदी टिकटों के लिए थी तो जितने उस बैठक में थे आपने गोलबंदी करके कोई टिकट तो पक्का नहीं कर लिया किसी ने अपना। टिकट तो जिसका कटता है वो पार्टी काटती है। चिंता असली एसआईआर की है सर, जो काम पूरा हुआ है। निश्चित रूप से। और एसआईआर को लेकर जिस तरीके से मुझे लगता है मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी और कहा कि भाई अब एसआईआर पर ध्यान दीजिए प्रदेश के अंदर, वो छोड़ के विधायकों जिस तरीके से बैठक रही और इसका असर देखिए। ये जो कल जो बैठक हुई थी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के अंदर, अब मध्य प्रदेश के अंदर ब्राह्मण नेता इकट्ठे हो रहे हैं। एक पूर्व सांसद है, एक पूर्व मंत्री रहे शिवराज सिंह की सरकार में, अब वो कह रहे हैं कि भोपाल में हम एक ब्राह्मण विधायकों का, पूर्व सांसदों का सम्मेलन करेंगे, वहां बैठक करेंगे। तो ये जो उत्तर प्रदेश में आग लगी, अब ये मध्य प्रदेश के अंदर भी जारी है कि वहां ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि अब प्रदेश के अंदर यादववाद चल रहा है, मोहन यादव जी अपने हिसाब से पूरा चला रहे हैं, ब्राह्मणों की कोई सुनवाई नहीं हो रही प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में इस तरह की चर्चा होने लगी है। मुझे लगता है ये पार्टी के लिए ठीक नहीं है, संगठन के लेवल पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। और 258 विधायक अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिली है, सीटें मिली है, तो ये सभी जातियों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को इतना बहुमत 2017 में मिला, 2022 के अंदर मिला, और 2027 के लिए मुझे लगता है अगर इस तरीके से विभाजनकारी स्थिति होगी तो ये संगठन के लिए और सरकार के लिए परेशानी होगी। एमपी का नाम लिया, मेरे पास एमपी से एक खबर है अच्छी, लेकिन आप कुछ शायद इस पर असहमति जता रहे थे। नहीं, मुझे मौन असहमति, मुझे मैं अपना नहीं दुख व्यक्त कर रहा था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। आगे ये होंगे कि पार्टी के अंदर ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण वर्चस्व की लड़ाई होगी।
फिर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक दूसरे को हराने का प्रयास करेंगे और नतीजा ये है कि पार्टी आपस में सिमट जाएगी। जैसे यदुवंश का नाश जो हुआ था ना, वो ऐसे ही हुआ था। कोई बाहर से आकर के यदुवंश का नाश नहीं किया था, आपस में संघर्ष करके हुआ। और सत्ता जब आती है तो संघर्ष अपने अंदर ज्यादा शुरू होता है। विपक्ष जब होता है तो हमको पता है कि हमको किससे लड़ना है, लेकिन जब सत्ता आती है तो मलाई एक परसेप्शन भी एक राजनीति में बहुत बड़ी चीज होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सेकंड रुक जाइए, आपके हाथ से मैं बहुत डरता हूं। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का परसेप्शन है। जब सत्ता के सीट पर कोई बैठा होता है तो उसकी जाति से लेकर के ये एक वातावरण बन जाता है। कहीं भी रहे, कोई वाइस चांसलर रहता है तब, कोई मंत्री रहता है तब, कोई विभाग का अध्यक्ष होता है तब, कहीं भी ऐसा होता है, बन जाता है। ठीक है, मुझे लगता है कि जो शीर्ष पर बैठा है व्यक्ति है, उसके लिए आवश्यक होता है कि इस परसेप्शन को तोड़े। ये अब जो 1 साल है, बीजेपी क्या अपना घर दुरुस्त कर पाएगी इस 1 साल में? सर, बीजेपी कोशिश में लगी है। जैसे पंकज चौधरी जी ने कहा है, घर दुरुस्त करना इतना आसान काम नहीं होता, खासतौर से सत्ता में बैठे दल के लिए मुश्किल काम होता है। जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि उसको पता नहीं होता कि किससे लड़ना, तो आपस में लड़ते रहते। पहले इस पे ब्राह्मण पे बात करना 1 मिनट के लिए। आपने बताया कि भाई ये हो रहा है, फिर चर्चा हुई कि वहाँ पर बड़े पद पर नहीं होता। अभी तक तो 6 साल से बिना चुने राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ब्राह्मण थे, नड्डा जी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री लगातार पिछले 8 साल से ब्राह्मण है। दिनेश शर्मा जी भी रहे, हटे तो तुरंत आपको ब्राह्मण चाहिए था, तो आपने दूसरी पार्टी के भी नेता को लाकर आपने मुख्यमंत्री बना दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया। 8 मिनिस्टर हैं, ठीक है, ब्राह्मण मिनिस्टर है 8, उप मुख्यमंत्री अलग है। उसके अलावा 42 एमएलए हैं। अब आप ब्राह्मण, यदि इसको सीधे बात करें ना, आपने बड़े जोर से कहा कि ओबीसी के 80-85 है, 25 विधायक वो मंत्री भी हैं। अब इसको रेशो के हिसाब से देखिए, ब्राह्मणों का रेशो क्या है जाति का उत्तर प्रदेश में? 12%। मंत्री कितने हैं? 18%। विधायक कितने हैं? 20%। ठीक है। ओबीसी की आबादी कितनी है? 60%। विधायक कितने हैं? 30%। मिनिस्टर कितने हैं? 20%। तो ये तो उल्टा हो रहा है ना। आप केवल ताकतवर हैं। आपकी दिक्कत क्या है? क्योंकि आप समझते हैं ब्राह्मण कि सत्ता हमारा वो है, विशेषाधिकार। और एक धमकी है कि कांग्रेस जो है, नारायण दत्त तिवारी आखिरी ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस ने ब्राह्मणों का साथ छोड़ा तो कांग्रेस चली गई। मायावती पूरा बहुमत के साथ मुख्यमंत्री तब बनी जब ब्राह्मणों को उन्होंने साथ ले लिया। तो ये जो धमकी है वो भारतीय जनता पार्टी को देना, और फिर ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की जो अपर कास्ट की राजनीति का जो संघर्ष है, उसका नतीजा ये है। देखिए, कुछ तो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, कुछ पार्टी का अपना फैक्ट्स पता है। नहीं, आपने तो बिल्कुल ठीक दुरुस्त फैक्ट बताया। मैं ये कह रहा हूं कि मैं बिहार का उदाहरण देना चाहता हूं ना। आपने जितना बिहार में तो मुझे लगता है ब्राह्मण और कम है, यूपी से। यूपी में ज्यादा ब्राह्मण है। यूपी में बीजेपी ने आधे टिकट सवर्णों को दिए थे, बिहार में सॉरी आधे टिकट सवर्णों को दिए थे, और जीत का आपके सामने है। कह रहा हूं, आपने जो रेशो बताया, प्रोपोर्शन, वो ठीक है, जाति के आबादी के हिसाब से वो उचित है, लेकिन जीत के लिए तो कुछ और प्रोपोर्शन देखा जाता है ना। अरे अभी तो कल तो आपने दीनदयाल जी को याद करते हुए सबसे पिछड़े को पहले लाने के लिए 65 फीट की मूर्ति लगा दी, और फिर ब्राह्मणों की बैठक कर रहे हैं। चलिए, इस पर हुई बात। आगे खबर, क्योंकि मध्य प्रदेश का जिक्र किया समीर जी ने, तो मध्य प्रदेश से एक बड़ी मजेदार खबर है। अमित शाह जी कल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में थे, और यहां मंच पर उनके साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव भी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, क्योंकि ग्वालियर है, ग्वालियर राजघराने से वो आते हैं, सिंधिया राजघराना। तो यहां उन्होंने मोहन यादव जी की खूब तारीफ की। अब यहां हमको इक्वेशन समझनी है इस वक्त की पार्टी लीडरशिप की, और अभी जो राज्य में नेतृत्व है, जो यंग नेतृत्व है, उसकी। अमित शाह जी ने मोहन यादव जी की तुलना की शिवराज सिंह चौहान जी, तारीफ दोनों की, लेकिन तुलना की। अमित शाह जी ने कहा कि एक जमाने में दिग्विजय सिंह का शासन था, कांग्रेस के मुख्यमंत्री 10 साल रहे थे, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य उस वक्त बन करके रह गया था। शिवराज जी आए, शिवराज जी ने मध्य प्रदेश से बीमारू का ये टैग हटाया, और अब मोहन यादव जी शिवराज जी से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक जमाने में दिग्विजय सिंह का शासन था, मध्य प्रदेश बीमारू शासन बनकर रह गया, बीमारू राज्य बनकर रह गया। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश पर से बीमारू का टैग हटाया, वो भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय रहने वाले मुख्यमंत्री बने, और अब मोहन यादव जी शिवराज जी से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश अब विकसित राज्य बनेगा।
तोमर जी भी बैठे हुए थे वहां पे, अब स्पीकर हो गए वो विधानसभा के। तो लेकिन देखिए ऐसा नहीं कि उन्होंने तो अच्छी बातें की, दोनों के लिए अच्छी बात की कि भाई ये बीमारू राज्य को बाहर निकाल के लाए शिवराज जी, और अब मोहन यादव जी और ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। तो मोहन यादव जी तो गदगद होंगे, शिवराज जी को कैसा लगा होगा? लेकिन ये पूरा भाषण नहीं सुना मैंने कि क्या इसमें ये भी बोला क्या कि जिन्होंने बीमारी टैग हटाया उसको भी, उनको भी हटाया हमने? नहीं, अब शिवराज सिंह चौहान तो केंद्र में बड़े मंत्री हैं, लेकिन मोहन यादव गदगद भी होगा, लेकिन डर भी गए होंगे अंदर से कि ज़्यादा तारीफ होना भी कई बार मतलब खतरे से खाने नहीं रहता। इतिहास भी इस बात का गवाह है। जैसे विजय रूपाणी मंत्री थे तो मुख्यमंत्री थे, अमित शाह जी ने गुजरात में बहुत तारीफ की, 15 दिन बाद रूपाणी जी का इस्तीफा हो गया था। इसी तरह उत्तराखंड में जब तीरथ सिंह रावत थे तो अमित भाई ने कहा था कि तीरथ सिंह रावत के इसमें उत्तराखंड में हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, और कुछ दिन बाद फिर धामी साहब मुख्यमंत्री बन गए। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गए थे तो देवेंद्र फडणवीस तीरथ जी तो अपने किए से गए थे सर। नहीं, अब देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र में तारीफ की, बाद में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए थे। चर्चा भी कर्नाटका में येदियुरप्पा की तारीफ की कि येदियुरप्पा का बहुत अनुभव है, तो येदियुरप्पा गए, उनकी जगह दूसरे मुख्यमंत्री फिर बन गए थे। तो तारीफ करना हमेशा ये नहीं होता कि तारीफ का मतलब ये संदेश है। हरियाणा भी तो है, हरियाणा भी है, हरियाणा का भी उदाहरण है। खट्टर जी की तारीफ हुई थी। खट्टर जी के साथ स्कूटर पे बैठ के जाते थे ऐसा सुना, उसके अगले दिन प्रमोशन भी तो होता नहीं, उनका प्रमोशन हुआ जो भी एक सेंस में शिवराज जी को भी ऐसा नहीं, शिवराज जी महत्वपूर्ण पद पर है। तो आप जरूरी नहीं कि तारीफ करने का मतलब ये होता है कि अगले चुनाव इंटरेस्टिंग था बयानी में। एक और इन्हीं का अगला बयान सुन लीजिए। वहां मंच पर क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी थे तो सबका वो इंट्रोडक्शन करा रहे थे, तो उन्होंने कहा ज्योतिरादित्य जी मंत्रिमंडल में हमारे साथी, ज्योतिरादित्य जी गुना से हमारे सांसद, और चूंकि ग्वालियर था तो राजा साहब यहाँ के वो हमारे साथ हैं। और उसके बाद जो तालियां बजी हैं पंडाल के अंदर, सुनिए आप। मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी और यहीं के गुना के सांसद राजा साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। अब दीनदयाल जी नहीं याद आ रहे किसी को? नहीं, ये तो मतलब व्यवस्था ही, हम तो इसके खिलाफ है, लेकिन वो उन पर मरहम लगा रहे हैं क्योंकि उनको भी मुख्यमंत्री बनना है। हाँ, अब मुख्यमंत्री नहीं बन रहे तो राजा साहब कह लें। हालांकि राजा साहब की व्यवस्था ही अब तो खत्म हो गई है। मैं पूर्व महाराजाओं की भी व्यवस्था से सहमत नहीं हूँ। तो व्यवस्था तब खत्म होती है जब आदमी खुद को राजा मानना बंद कर दे। उन्होंने बंद नहीं किया है। हाँ, वो तो श्रीमंत हैं, दिग्गी राजा तरह से बात करते हैं। दिग्गी राजा भी साहब है अभी तो, वो तो कहीं पर भी उस तरह से। और ये तो एक बड़े उसके शासक राजा थे। लेकिन सर वो जमाना चला गया, आप उस जमाने को भी तो कीजिए। नहीं देखिए, किस जमाने में वो राजा थे, उसके बाद, और उनकी जो दादी हैं विजया राजे जी, वो किस तरह से रही है। वो तो एक सार्वजनिक जीवन में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। उसके बाद माधवराव सिंधिया भी उस तरह से महाराजा की तरह से नहीं बिहेव करते थे। अभी वाले जो हमारे देश में जब तक सीए नहीं आया था तो नागरिकता पाने के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते थे, नेचुरलाइजेशन, कि कोई व्यक्ति इतने साल तक रह जाए तो वो अपने आप भारतीय हो जाता था। तो भाजपा में भी ऐसा कुछ है कि कोई व्यक्ति कुछ रह जाए कुछ समय तो भाजपाई हो ही जाता है, मान ही लिया जाता है। अब ज्योतिरादित्य जी की क्या स्टेटस क्या है? नहीं, पहली बात तो ज्योतिरादित्य जी भाजपाई हो गए हैं, और वैसे भी उनकी दादी तो जनसंघी थी, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना कठिन नहीं है। और राजनीति में तो हो ही जाता है, इसमें इतना वो नागरिक वाला जैसा कठिन नहीं है। लेकिन मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ आज मतलब इतना भी मासूम सवाल नहीं था। राजशाही तो खुद मानने से नहीं होता है, जनता मानना छोड़ दे। खुद तो राहुल जी भी अपने को प्रधानमंत्री ही मानते हैं, कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्रियों के घर में पैदा हुआ हूं, मैं समझता हूं ये तंत्र। तो बताइए, जब राहुल जी लगातार इतने सालों में मान गए, तो ये जो सिंधिया घराना है या जो ऐसे राजशाही वाले लोग थे, उनके तो कई दादा परदादा जाने कितने लोग रहे, और कितनी लड़ाइयां लड़के इनको तो मतलब उस तरह से नहीं रहा। मतलब ये भी हमें अंग्रेजों के साथ लड़ाई नहीं लड़ी थी, माफ कीजिए, आप इतिहास को ठीक कीजिए। नहीं, थोड़ा सा विजय जी, मैं कह रहा हूं कि वो सिंधिया परिवार अंग्रेजों के साथ रहा। बस मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा, सिंधियाज के पूरे इतिहास को देखिए, जो मराठा राजवंश से आते हैं, और उसमें ठीक बात है कुछ समय के लिए कुछ सिंधिया पर यह आरोप भी लगा, लेकिन उन्हीं में, मैं अभी नाम भूल रहा हूं, नहीं तो आपको नाम बताता, वो बाकायदा तो फिर अंग्रेजों के राज से पहले जाएंगे तो मुगलों के साथ रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है हर वक्त। और ये ठीक बात है कि उनको चूंकि रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा जाता है कि अंग्रेजों के साथ वो मिल गए, जिसकी वजह से वो नहीं जीत पाई, या अलग बहस है ये कहते हैं, लेकिन वो अलग डिबेट है इस पर। और ऐसे तो फिर बहुत सी चीजें, फिर आदमी कहता है कि 17 साल नेहरू जी की जेल इतनी सुंदर क्यों थी, ये सब मतलब लोग। मोहन जी को पूरे नंबर और सिंधिया जी को पूरे नंबर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि राजशाही व्यक्ति के नहीं, जनता के तय करने से खत्म होती है, और अगर न खत्म होती है, एक लाइन बस जोड़ने दीजिए,
तो राजशाही अमेठी में भी हारी राहुल गांधी और राजशाही ग्वालियर में भी हारी गुना में भी केपी हारे। यादव। चलिए, गुना में क्योंकि भी हम आ लोग रहे खुल के सिंधिया। बात करते हैं, इसीलिए कह रहा हूं मैं आपने कहा जनता मानना बंद कर दे। मेरी ससुराल है ये गुना, जहां से सांसद हैं उसी एरिया से मेरी वाइफ आती है, यशोधराजे सिंधिया। और आप वहां जाएंगे तो ही महसूस कर सकते हैं कि सिंधिया राजघराना क्या है। सिंधिया आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या धमक है वहां पे, वही क्या उनके परिवार का कोई भी आदमी, पूरे परिवार कोई भी आदमी, जनता ने महाराज मानना बंद नहीं किया है। बिल्कुल सही है। ये फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। आप ज्योतिरादित्य चल दें और जो पैरों में ना लेटते हैं लोग जो उनके, मैंने महसूस किया है वहां जाकर के, ये खूब होता है। अंग्रेजों वाली बात चली थी, एक लाइन बता दूं, एक लाइन नहीं, एमपी का इलेक्शन हरवाया ना एक केपी यादव। नहीं, वो भी एक बार केपी हरवाया। यादव अब कहां है भाजपा में, जरा ये भी बताइए ना सर अच्छा, इसकी बात केपी यादव ने हराया था ज्योतिरादित्य को, अब कहां है अब भाजपा हम लोग विषयांतर कर देंगे थोड़ा सा। वैसे वहां माधव नेशनल पार्क है, कभी आप जाइएगा तो समीर जी जान रहे होंगे, बहुत अच्छा नेशनल पार्क है। तो जो अंग्रेजों वाली बात चली उससे मुझे याद आ गया। तो आप वहां जाएंगे ना तो वहां एक बहुत विशाल कॉटेज आपको दिखाई देगा, बिल्कुल ऊंची पहाड़ी पे बना हुआ कॉटेज है, पत्थरों का बना हुआ कॉटेज, अंग्रेजों के जमाने का। वो कहा जाता है सिंधिया राजघराने ने उस वक्त के ब्रिटेन के महाराजा भारत आए थे एक बार, तो उनके शेर के शिकार के लिए वो कॉटेज बनाया गया था। लेकिन वो कभी उस जंगल तक महाराजा जो है इंग्लैंड के वो पहुंच नहीं पाए, क्योंकि वो आ रहे थे, उनको रास्ते में शेर मिल गया, उन्होंने रास्ते में मार लिया, तो वो वहीं से वापस चले गए। लेकिन वो कॉटेज आज भी है वहां पर, ये बात हुई। लेकिन हम बात दूसरी कर रहे थे सर, मोहन जी को पूरे नंबर और सिंधिया जी को पूरे नंबर, यही मतलब हुआ ना अमित जी के बयान का। देखिए, स्वाभाविक है कि केंद्रीय नेतृत्व के जब मंच पर हो और राज्य के सारे बड़े बड़े नेता मंच पर हो, तो ऐसा तो होगा नहीं कि किसी की निंदा की जाएगी और किसी की प्रशंसा, ऐसा तो नहीं होगा। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो खास करके जो ये गुना ग्वालियर वाला क्षेत्र है उसमें जो है सिंधिया का बहुत धमक था और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में बहुत मदद की थी। कमलनाथ जब लड़ रहे थे तो ऐसा नहीं था कि बहुत कांग्रेस पार्टी वहाँ काफ़ी ताकत के साथ आई थी, लेकिन उसको खत्म करने का काम और भारतीय जनता पार्टी को पुनः स्थापित करने के जो अभियान था उसमें सिंधिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है जी। और यही कारण है कि उनके भारतीय जनता पार्टी में आने से जो ये क्षेत्र जो भारतीय जनता पार्टी का कमजोर था, खासकर गुना ग्वालियर वाला इलाका, वो बराबर चंबल वाला इलाका, वो बराबर हो गया है। कहीं नुकसान हो जाए, एमपी में नुकसान नहीं होता इनको। नहीं, बिल्कुल नहीं नुकसान होता। अभी भी आपने देखा एमपी में नुकसान नहीं हुआ। ठीक, एक सर मेरे पास इंटरेस्टिंग खबर बंगाल से है, वो मैं क्योंकि यहाँ विद्वज्जनों ने बहुत एक हमने भी चर्चा की थी कि हेमंत सोरेन और बीजेपी के बीच कुछ चल रहा है, हेमंत सोरेन क्या एनडीए में आ सकते हैं। आज मैंने अखबार में बिल्कुल ही उल्टी खबर पढ़ी कि हेमंत सोरेन ममता बनर्जी के साथ जा सकते हैं। देखिए, हेमंत सोरेन की इच्छा क्यों नहीं होगी, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उनकी लगभग पूर्ण बहुमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो हर क्षेत्रीय दल की इच्छा होती है कि मेरा विस्तार हो, मैं कहीं दूसरे राज्य में कदम रखूं। बिहार में वो शराफत में मारे गए, मैं तो ये कहता हूं, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस और आरजेडी ने दादागिरी करके वो 2 सीट मांग रहे थे, इनको 2 सीट भी लड़ने के लिए नहीं दी। अब ये खबर आज मैंने देखी कि ममता जी और हेमंत जी के बीच में क्या कुछ कॉम्बिनेशन बन सकता है, क्योंकि झारखंड से सटा जो बंगाल का इलाका है वहां कम से कम दर्जन भर ट्राइबल सीट्स हैं, ट्राइबल सीट्स, और वो पिछली बार उसमें बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। तो ममता जी को सुहाएगा कि अगर हेमंत जी का साथ उनको मिल जाए। हालांकि ममता जी कोलिशन वोलिशन में यकीन करती नहीं है, कोई चुनाव किसी के साथ मिलकर लड़ती नहीं है, लेकिन बीजेपी की भी कोशिश है कि जेएमएम आ जाए। उसके लिए अब दिख रहा है कि सीधा बंगाली वजह है, पूर्ण बहुमत नहीं है सर, कांग्रेस के साथ है 34 सीट से लगभग। लेकिन क्या ये हेमंत जी जो है कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं इस वक्त, पॉलिटिकल पार्टनर ढूंढ रहे हैं, क्या लगता है त्रिपाठी जी? नहीं, हेमंत जी पॉलिटिकल पार्टनर नहीं ढूंढ रहे हैं, हेमंत जी मौके की बढ़िया वाली राजनीति कर रहे हैं। अगर ममता बनर्जी उनको 2 सीट 5 सीट कुछ भी दे दें तो बंगाल में उनकी एंट्री हो जाएगी, उनके विधायक हो जाएंगे, उनके पार्टी के लोग हो जाएंगे, उनका कैडर हो जाएगा, सटा हुआ राज्य है, वो एक लाभ होगा। भारतीय जनता पार्टी उनको अगर सहयोग में ले ले, वो 2-5 सीटें दे दें तो भाजपा और उनका दोनों का लाभ है। इसमें तीसरा हिस्सा भी जुड़ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से वो केंद्र से भी बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। अब ये दोनों उनके लिए ठीक है, लेकिन भाजपा तो उत्सुक हो सकती, इच्छुक भी हो सकती। क्या ममता जी इच्छुक होंगे? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि उनका तो लक्ष्य ही था कि इस राज्य में उनके और भाजपा के अलावा कोई न रहे। वो क्यों चाहेंगे, जब कम्युनिस्ट और कांग्रेसियों को बड़ी मुश्किल से निपटाया है, शून्य पर पहुंचाया है, एक विधायक था वो भी शिफ्ट कर गया था, तो वो क्यों चाहेंगे कि एक नया ऐसा व्यक्ति आए? और जब ये लोग नहीं दे पाए, तेजस्वी और राहुल,
तो भला कलेजा कड़ा करना कैसे हो पाएगा? ममता जी भी इनको नहीं देने वाली हैं। तो अगर वो दे देंगी तो निश्चित तौर पर हेमंत के लिए राजनीतिक लिहाज से पहला वाला ममता जी का प्रस्ताव होगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी अगर उनके साथ प्रस्ताव में आती है तो दोनों को लाभ है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। बीजेपी और हेमंत जी की बातचीत जो हमने सर, और वो हर लेवल से कंफर्म भी हुआ था कि वो बात हो रही थी। तो क्या हुआ? चल रही है, चलती रहती है। क्या होता है, बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं पॉलिटिक्स में, ये सब बातचीत चलती रहती है। हो सकता है ममता जी से भी चल रही हो सकता है वहां पर बीजेपी के साथ बंद नहीं हुई हो बातचीत, लेकिन कई बार ट्रिगर पॉइंट होता है और सब लोग पार्टीज के जो लीडर्स हैं वो बहुत कड़ी वो करते हैं बार्गेनिंग, उनकी बार्गेनिंग बहुत वो होती है और हर मौके के हिसाब से होती है कि क्या बार्गेनिंग की जाए, आज उनको जरूरत है कि नहीं। बीजेपी को भी जरूरत हो सकती है वहां पर, ममता जी को भी हो सकती है, इसलिए आप मत समझिए कि नहीं, क्योंकि ममता जी के लिए ये वाला इलेक्शन थोड़ा सा और कड़ा हो गया है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में। और भारतीय जनता पार्टी यदि ट्राइबल्स के साथ में एक मजबूत पार्टी के तौर पर दिखाई दे तो सोरेन साहब को लेने में क्या बुराई है। और सोरेन साहब कोई कांग्रेस कौन सा चांद मांग लेंगे, कौन सा चांद मांग लेंगे, 2 सीटों पर 3 सीटों पर भी कुछ करेंगे या 10-20 सीटों पर उनका वोट मिल जाएगा तो नुकसान नहीं होगा। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज के ये तालमेल में कभी भी ना तो 100% नहीं होता और हाँ 100% होने में टाइम लगता है। बीरबल की खिचड़ी है, कब कब पकती है कब नहीं पकती है, लेकिन आज चलती रहती है। बॉटम लाइन क्या, क्योंकि आपने भी उस वक्त कहा था कि ये बात हो रही है बात अब बीजेपी हाँ, के साथ, कोई नाराजगी तो नहीं है। ये एक संभावना अभी खारिज नहीं की जा सकती। खबर सुनिए आप अब देखिए, मतलब ये चाहते हैं, ख्वाहिशें हैं, वो अब पूरी नहीं हो पा रही तो रह रह के बाहर आती हैं। कैसे? कुछ दिनों पहले आपको याद होगा राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था जब पुतिन साहब भारत आने वाले थे कि बीजेपी जो है ये हमको विदेशी लीडर्स से मिलने नहीं देती है, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ और ये परंपरा है, प्रोटोकॉल है कि मेरी भी उनसे मुलाकात कराई जाए। और ये फैक्ट ये है कि पुतिन से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, नहीं कराई गई थी। कराई नहीं गई या क्या हुई उस पर अभी आगे आते हैं। यही बात दोहराई है अब ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने। सैम पित्रोदा वो हैं जो विदेश में राहुल गांधी जी की बैठकें कराते हैं और ज्यादातर विवादास्पद बैठकें करा देते हैं, ऐसे लोगों से मिलवा देते हैं जिस पर यहां देश में हंगामा होता है। इन्होंने कहा कि जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो वहां पर जो हमारे राजदूत होते हैं या जो एम्बेसी के लोग होते हैं वो इन पर नजर रखते हैं और वहां फॉरेन लीडर्स को वहां पर कहा जाता है कि आप राहुल गांधी से मत मिलिएगा। और उन्होंने कहा मैंने ये खुद देखा है कि राहुल गांधी के होटल, मीटिंग्स की जगह पर, एयरपोर्ट पर, उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रखी जाती है। ये सैम पित्रोदा कह रहे हैं। तो आरोप उनका बहुत बड़ा है क्योंकि यहां तो हम उल्टा सुनते थे या बल्कि लोग मांग करते थे। प्रोफेसर साहब ने कहा था कि राहुल जी जब बाहर जाएं तो जरूर निगाह रखनी चाहिए कि किससे मिल रहे हैं, उसका पूरा लॉग होना चाहिए, कहां मिले, किससे मिले। उनकी सुरक्षा को खतरा है। ये लोग ये भी कहते हैं कि वो वीवीआईपी प्रोटेक्ट हैं तो कम से कम सुरक्षा कर्मियों को तो पता होना चाहिए क्योंकि वो सुरक्षा भी लेके नहीं जाते। लेकिन ये बड़ा आरोप लगाया सैम पित्रोदा ने कि नजर रखते हैं राहुल गांधी पर भारत सरकार के लोग। अब बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने कहा, उनको जवाब दिया कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो उनका एजेंडा तो एक ही होता है, भारत को नीचा दिखाना। अब सुनते हैं बयान कि क्या इसमें उस आरोप का जवाब भी है। सच्चाई ये है कि श्रीमान राहुल गांधी जी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो एक ही एजेंडा होता है, भारत को नीचे दिखाना, भारतीय व्यवस्थाओं को ठेंगा दिखाना, भारत की लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना और यहाँ तक कि संवैधानिक संस्थानों को लगातार अपमानित करना। अगर यही राहुल गांधी जी का सच है तो सच्चाई ये है कि जिस परिवार और पार्टी ने देश में 6 दशकों तक राज किया, आज वो भारत को कोई कसर नहीं छोड़ता अपमानित करने के लिए, क्योंकि बार बार जनता उनको हार का मुंह दिखाती है, एक के बाद दूसरा राज्य हो। अब खैर अनुराग ठाकुर ने उन्होंने अपना हिसाब बराबर किया, लेकिन आरोप बड़ा स्पेसिफिक था कि नजर रखी जा रही है राहुल गांधी पर, उनके सारे अपॉइंटमेंट्स पर, मीटिंग्स पर, जहां वो जाते हैं, एयरपोर्ट और होटल तक पर नजर रखी जाती है। आरोप ये था। तो इस पर नहीं बोले हैं अनुराग जी कुछ। अच्छा, उस पर वो बोलेंगे भी क्या, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो आप तो बड़े प्रसन्न होंगे। देखिए, मैं प्रसन्न तो इसलिए भी होऊंगा क्योंकि ये आवश्यक है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार स्वयं और स्वयं राहुल गांधी हैं। भारत और चीन के बीच में तनातनी है। जब हमारी सेनाएं एक दूसरे के आगे खड़ी हैं, डोकलाम में आप क्या करने गए थे? शक कैसे नहीं पैदा होगा? आप मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हैं और आप मिलते हैं किन लोगों से हैं? आप चाइनीज अधिकारियों से आप मिलते हैं, वो भी गुप्त तरीके से मिलते हैं। शक आप पर क्यों नहीं हो? जब आप अमेरिका में जाते हैं
तो इल्हान उमर से आप मिलते हैं, जिसके बारे में सब कुछ जानता है। आपकी माता जी जो हैं वो जॉर्ज सोरोस के उस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, को चेयर वहाँ पर कर रहे हैं, जिसके जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से उनको पैसा मिलता है। और वो जो कहता है, वो कहता है कश्मीर को अलग कर दो, कश्मीर के अंदर जो जनमत संग्रह होना चाहिए। जी। आप जहां भी जाते, आप अमेरिका में और ब्रिटेन के अंदर 2 ऐसी यात्राएं करते हैं जहां पर वो पाकिस्तान के लोग हैं, वो आपकी क्या यात्रा का क्या आयोजन राहुल गांधी करते की हैं। फॉरेन विजिट्स जो हैं उस पर भारत सरकार की नजर होनी चाहिए? देखिए, सवाल ये है। मेरा व्यक्तिगत राय तो है कि उनकी हर यात्रा पर बिल्कुल नजर होनी ये भी बड़े चाहिए। बीच में और जोर से दूसरी बोले बात, होनी ये उनके लिए देश की सुरक्षा, अपने भारत की सुरक्षा के लिए ये बहुत आवश्यक है, और उनकी सुरक्षा के लिए भी। सर, सुरक्षा के लिहाज से ये पता होना कि आपका प्रोटेक्टी कहां गया है और उस पर नजर रखना, दोनों अलग अलग बातें हैं ना त्रिपाठी जी? नहीं, एक तो एक ये पुरानी खबर हो गई जो को चेयर सोनिया जी थी और सोरोस फंडेड प्रोग्राम था। अभी वाले पे बात कीजिए ना, जो खुद सैम पित्रोदा ने बताया है। सैम पित्रोदा जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दुनिया की कई देशों की पार्टियों के एक प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा है, उसकी हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। और प्रोग्रेसिव अलायंस को कौन फंड करता है, इसको जरा सर्च कीजिए सब लोग, वो तो उसी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंडेड है। तो कहीं न कहीं तार जुड़ते हैं ना। और जब पूछा गया कि भाई वो क्या नाम था उसका, जिसका हम लोगों ने भी कहानी कुर्सी में एक दिन जिक्र किया था, वो सोरोस से अभी जिससे आरोप लगाया बीजेपी जो ने आरोप लगाया, लगा, तो उस पर उन्होंने कहा कि वो तो कोई नहीं, वो तो उसमें मीटिंग में थे। जो सैम पित्रोदा जी कह रहे हैं उसी से आपको साफ हो जाता है कि नजर रखनी ही चाहिए। क्योंकि मामला सिर्फ यहां तक हो कि नेता प्रतिपक्ष का दौरा है तो कोई बात नहीं, नेता प्रतिपक्ष का विदेश दौरा भारत की लोकतंत्र, भारत की राजनीति, भारत में अलग अलग समाजों पर होने वाले अत्याचार, भारत में कैसे संस्थाओं को समाप्त किया, उसी पर केंद्रित मैं रहता ज्यादा है। पुरानी बातें नहीं जानता, लेकिन क्या भारत के नेता विपक्ष पर इतना संदेह किया जा रहा है कि इनके दौरे जो हैं वो सार्वजनिक होने चाहिए, किससे मिल रहे हैं सब पता होना चाहिए? नहीं, इसमें संदेह जैसा नहीं है, यह है कि क्या वो संदेह पैदा कर रहे हैं हर बार? तो हाँ, उसका जवाब हाँ में। विजय जी, मुझे इसमें आरोप कुछ नहीं लगता। सभी सरकारें अपने जो राजनेता होते हैं, खासतौर से विपक्ष के जो नेता हैं, उन पर नज़र रखती हैं, समझे? ये कोई बहुत ऐसी बात हो गई, आप बड़े हैरान हो रहे हैं सैम पित्रोदा साहब ने कह दिया। आप जाकर देखिए, जो मिशंस होते हैं हमारे इंडिया मिशंस जो हैं, उनका काम ही ये है, दोनों काम है उनका, उनकी मदद करना भी और उन पर नज़र रखना भी। विपक्ष के नेता यदि राहुल गांधी गए हैं तो यदि उनको कोई जरूरत है तो वहाँ इंडिया मिशन नहीं, में जो अगर ये लोग मान हैं, लीजिए अभी कोलंबिया गए थे, हाँ, राहुल गांधी ने नहीं बताया किसी को दूतावास में कि मैं आ रहा हूं, इनकी टीम ने, मतलब तो वो गए, भी- उन्होंने अपना प्रोग्राम लगाया, तो भी वहां का तो भी दूतावास हाँ, नजर रखेगा? तो भी नजर रखेगा वो, ये उसका काम है। ये उसका काम है। और उसमें राहुल गांधी की बात नहीं, कोई भी लोग हो उन पर वो नजर रखते हैं वहां पर। काम उनके तो पास खैर नहीं है information- विजय जी, काम तो खैर विजय जी नहीं है आधिकारिक तौर पे। नहीं, मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी पे नजर रखना आरोप नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ सरकारें नजर रखती हैं, वो बताएं ना बताएं, बता देते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं बताते तो भी अच्छी बात है। इस सवाल को उलट करके नहीं तो देखिए ना। फिर तो दूसरा सवाल आया मेरे मन में, फिर तो बीजेपी के लोग पूछते हैं कि राहुल गांधी जी प्राइवेट यात्राओं पे कहां जाते हैं, बताते वो क्यों तो नहीं? केवल ऐसी पॉलिटिकल, क्या आप समझते हैं पता कि सब सरकार होता को नहीं पता? ऐसा कभी हो सकता है कि इस सरकार को या कोई भी सरकार हो, ये और ये तो भी बड़ी ऐसा हैरानी की सहमत बात होगी कि भारत सरकार को नहीं पता हो कि उनका एलओपी कहीं भी घूम रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, ये कोई ऐसा आरोप नहीं है। सवाल आरोप इसलिए होता है कि भाई राहुल गांधी की जो एक्टिविटीज हैं उससे लोगों को लगता है कि वो देश विरोधी कुछ गतिविधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीर जी, महाराष्ट्र की खबर दे रहा हूं। देखिए, कल ही कांग्रेस ने, अब ऐसा लग रहा है कि अब एक ये व्यापक मन बनाया है कि अब अकेले अपने दम पे खड़े हो, फिर छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो। आपको मालूम है भी बिहार में अनुभव खराब रहा, तो यूपी में खबर आ गई कि हम अकेले लड़ेंगे। अब महाराष्ट्र में बहुत इंपॉर्टेंट राज्य का इलेक्शन नहीं है, लेकिन राज्य के इलेक्शन से छोटा भी नहीं है, बीएमसी का इलेक्शन, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, हजारों करोड़ का बजट है उसका। तो वहां कल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया कि ये चुनाव हम अकेले लड़ेंगे। वहां पर हालांकि वो महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है जिसमें शिवसेना यूबीटी भी है, अब उसमें राज ठाकरे भी आ गए। अगर राज ठाकरे को उसमें नहीं माना जाएगा, उसमें शरद पवार जी भी हैं, लेकिन कांग्रेस ने कहा हम अकेले लड़ेंगे। ये कल उन्होंने औपचारिक ऐलान किया है। इसके पीछे वजह जो है वो सीधे सीधे ये है, ये हमारा कोर वोट है, मुसलमान वोट, दलित वोट और कुछ पिछड़ा वोट। हमें स्ट्रेंथ तो पता लगे कि हमारे साथ है क्या क्या, तो इसमें वो कांग्रेस पार्टी आजमाना चाहती है। और इससे एक हकीकत से सामना जो है उद्धव साहब का भी हो जाएगा, क्योंकि उद्धव साहब को भी अब मुसलमानों का वोट तो चाहिए। अब कांग्रेस अलग लड़ेगी तो क्या मुसलमान उद्धव जी का रुख करेंगे, खासकर तब जब राज ठाकरे उनके साथ आ गए? समीर जी, निश्चित रूप से कांग्रेस ने जो निर्णय लिया ये इसलिए लिया है कि कांग्रेस से मानती है कि भाई राज ठाकरे के साथ आप आ रहे हो
तो राज ठाकरे और कांग्रेस एक तराजू पर साथ में नहीं आ सकते किसी भी स्थिति में। और ये उद्धव ठाकरे को पहले बता दिया गया था कि आप तय कर लीजिए आपको कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है या अपने भाई राज ठाकरे के साथ। उद्धव ठाकरे को लगा कि बीएमसी के अंदर अगर मुझे चुनाव लड़ना है तो कांग्रेस से ज्यादा मुझे उद्धव ठाकरे को लगा कि कांग्रेस से ज्यादा मुझे राज ठाकरे का रहेगा, क्योंकि मुस्लिम वोट कांग्रेस के कारण मेरे साथ जुड़े हुए थे। और अब वहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, एआईएम चुनाव लड़ रही है, वहां पर दूसरी एमआईएम भी लड़ रही है, हाँ एमआईएम भी चुनाव लड़ रही है। तो उद्धव जानते हैं कि उनको बहुत ज्यादा मुसलमान वोट मिलना नहीं है, उनका पूरा फोकस 40% मुस्लिम मराठी वोटर्स के ऊपर है और कुछ उत्तर भारतीय वोटों पर है। तो उन्होंने तय कर लिया कि बीएमसी पे हम दोनों भाई मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस की हमें जरूरत नहीं है। और उद्धव ने प्रस्ताव दिया था, संजय राउत ने कहा था कांग्रेस से कि बीएमसी में हम राज के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और बाकी जो कॉर्पोरेशन है जो मराठवाड़ा में है, नागपुर में, बाकी जगह वहां हम कांग्रेस के साथ मुंबई में मिलकर मुसलमानों की तादाद बहुत है, मेरे पास आंकड़ा तो नहीं, लेकिन कम से कम 18-20% है। 20% होगी मिनिमम। तो वो अब उसके लिए तो पहली पसंद कांग्रेस हो गई ना। निश्चित रूप से कांग्रेस पहली पसंद होगी उसके अंदर, उसमें कोई दो राय नहीं। और कांग्रेस उसी वोट को ध्यान में रखते हुए उन्हें और उत्तर भारतीय वोटर को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने किया। हालांकि वहां कुछ जो वोटर्स है वो अजित पवार के भी साथ है, लेकिन इससे इस इलेक्शन से ये पता चल जाएगा हाँ, निश्चित रूप से किसकी अपने दम पर किसकी कितनी ताकत है। उद्धव ठाकरे की भी, कांग्रेस की भी, ये इस बार साफ हो जाएगा। आपको एक छोटी सी खबर बता दूं, के विजुअल मत चलाया कीजिए। क्यों? वो सोनिया गांधी जी ने किसी चीज का उद्घाटन वगैरह किया कांग्रेस है भवन और नीचे नाम लिखा हुआ है कृपा शंकर सिंह, अशोक चौहान। अच्छा, पुरानी तस्वीरें मत लिया उसके कीजिए। नीचे छोटे छोटे नाम भी कितने बचे हैं? क्या पता फिर से आ जाए वो। क्या पता हटाया ही ना गया हो अभी तक। मैं तो नहीं गया वहां देखने के लिए। नहीं, वो तो नहीं हटाया गया हो, लेकिन अगली खबर क्या देखिए। पता कि वो वापस आ जाए। पॉलिटिकल खबर नहीं है, हार लेकिन भी देश गए के ना, लिए तो इंपॉर्टेंट खबर है और अच्छी खबर है ये, क्योंकि इससे आपको भारत के ग्लोबल स्टेज पर कैसे आगमन हमारा होता जा रहा है वो पता चलता है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर को कर दिया था। इससे फ्लाइट्स वगैरह जो हैं अब पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो गई हैं और दुनिया के चुनिंदा देश हैं, चुनिंदा चुनिंदा शहर हैं जहां 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, एक से ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो। मुंबई भारत में पहला ऐसा शहर बन गया है। लंदन के पास 2 एयरपोर्ट हैं, न्यूयॉर्क के पास 2 एयरपोर्ट हैं और अब मुंबई के पास भी 2 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। ऐसे तो दिल्ली के अंदर हम कह देते हैं कि भाई इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भी है, तो एक टेक्निकल पालम एयरपोर्ट भी, लेकिन पालम एयरपोर्ट टेक्निकल एयरपोर्ट मतलब एयरफोर्स के लिए वो। अभी यहाँ हमारे यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर नोएडा में बन रहा है, तो वो ग्रेटर नोएडा में, तो वो तो अब वो कोई कह देगा एनसीआर में आ गया। ये प्रॉपर शहर के अंदर मुंबई एंड नवी मुंबई, उसमें 2 एयरपोर्ट बनना, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। और ये बताता है कि अब इंटरनेशनल का मतलब यह है कि दुनिया का एंगेजमेंट आपके साथ इतना बढ़ गया है कि आपको 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की जरूरत पड़ रही है। त्रिपाठी जी, नहीं, ये हमारी जो फाइनेंशियल कैपिटल है उसके पावर को दिखाता है। अब एक आंकड़ा मैं जोड़ के बता देता हूं कि देश में फाइनेंशियल सर्विसेज का जितना काम होता है उसका 57% अकेले मुंबई से होता है। और उसी मुंबई का ये एक्सटेंशन है जो नवी मुंबई है, जो खारघर, पालघर, ये आगे बढ़ते चले जाएंगे तो वो पूरा, और वो बना भी बड़ा अच्छा है। नवी मुंबई के जो मतलब जनरल स्टेशन थे जो ये लोकल वाले, वो भी इतने अच्छे होते थे कि उस पर फिल्मों की शूटिंग होती थी, लगता था विदेशी है वो, तो उस तरह से। अब ये बहुत शानदार हवाई अड्डा है, डबल ट्रिपल कैपेसिटी है इसमें। अभी ये फुल नहीं शुरू होगा, 28 तक एक तरह से कहें कि उसकी कैपेसिटी आ पाएगी पूरी, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं ये कहूंगा अगर दिल्ली एनसीआर में भी ये नोएडा दूसरा जो अपना शुरू हो जाएगा तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि दोनों बड़े जो मेट्रो हैं यानी फाइनेंशियल और नेशनल कैपिटल, वहां से 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो चल रहा है। ये बड़ी बात है। अब पश्चिम बंगाल की 1-2 खबरें आपको मैं और बता देता हूं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम खत्म हो गया, लेकिन बेचैनी बढ़ी हुई है। वजह उसकी क्या है? खासकर बीजेपी में ममता जी के बेचैनी भी है, क्योंकि अब ये कहा हुआ है चुनाव आयोग के सोर्सेज से, तो ये खबर है कि 1.5 करोड़ लोगों को नोटिस जाएगा या उनके कागज वेरीफाई अभी होंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो 58 लाख नाम कट गए हैं केवल वही, अभी और बहुत सारे नाम कटेंगे उसके अंदर से। लेकिन एक कंट्रोवर्सी शुरू कर दी शांतनु ठाकुर, जो बीजेपी के मंत्री हैं और सांसद हैं वहां से। उन्होंने कहा अगर 50 लाख पाकिस्तानी भी कहा उन्होंने 50 लाख पाकिस्तानी और बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को, घुसपैठियों को बाहर करने के लिए मान लीजिए 1 लाख जो बांग्लादेशी हिंदू मतुआ समाज के लोग हैं, उनका वोट भी अगर कट जाता है एसआईआर में, तो इससे परेशान नहीं होना चाहिए। ये कुर्बानी से, इससे तो हमको खुश होना चाहिए कि वो 50 लाख नकली वोट जो है वो कटेगा। और जहां तक सवाल है कि आपका वोट 1 लाख मान लीजिए कट जाता है मतुआ समाज का, तो वो हम आपको सीए के जरिए नागरिकता दे देंगे। उसके लिए कैंप लगाए हुए ममता बनर्जी ने भी और बीजेपी ने भी। और हमने ये चर्चा एक दिन पहले भी की थी कि
कितनी आबादी है, तो आंकड़ा कुछ 50 लाख से लेकर के 3 करोड़ तक क्लेम किया जाता है। जो भी हो 50 लाख प्लस तो मिनिमम है, 50-60 लाख प्लस आबादी, तो बड़ी आबादी है वो। तो ये, और जब आप वो जो प्रदर्शन वगैरह की तस्वीरें देख रहे थे, ये जब शांतनु ठाकुर का स्टेटमेंट आया उसके बाद टीएमसी ने उनका विरोध किया कि ऐसा आपने मतुआ समाज के लिए क्यों कहा कि इनके वोट जो हैं वो कट जाएंगे। फिर उसके बाद उनकी सफाई भी आई, उन्होंने कहा कि मैं तो ये कह रहा हूं कि इनका वोट तो हम बना ही देंगे सीए में नागरिकता दे करके, लेकिन अगर अभी टेम्पररी तौर पर कट भी जाए तो परेशान होने की जरूरत मतुआ समाज को नहीं है। और ये बीजेपी के लिए इस इलेक्शन के अंदर एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट वोट बैंक है सर। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं का एक वर्कशॉप जरूर कराना चाहिए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्योंकि कोई भी नेता कुछ भी जो करके, वो खास करके चुनाव की जब हो तो ऐसी स्थिति में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इसके बारे में उनकी अपनी 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 मर्यादाएं नहीं होनी चाहिए और वो अपनी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी एक बात से, आपके एक स्टेटमेंट से पूरी राजनीति पलट सकती है, पूरा वोट बैंक शिफ्ट कर सकता है। ऐसी स्थिति में इनको बोलने की जरूरत क्या थी? आपको बोलना है सिर्फ इतना था कि मटुआ समाज के सारे हितों की सुरक्षा की जाएगी, उनका एक भी वोट नहीं कटे जाएगा और बांग्लादेशी जितने घुसपैठिए हैं कटेगा तो हम सीए में आपको नहीं, हम नहीं देंगे, हम तो सीए से और दुरुस्त करेंगे। डबल लेयर हम ये कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि कुछ भी होगा हम गिन गिन करके घर घर तक जा करके, घर घर पहुंच करके हम ये इंश्योर करें कि कोई भी मटुआ समाज का आदमी जो है नागरिकता विहीन न हो और उसका वोटर आई कार्ड बन करके आ जाए। स्क्रीन पे 2021 के पिछले विधानसभा चुनाव में मटुआ समाज के प्रभाव वाली 28 में से 14 सीटें बीजेपी ने जीती थी। मैं कह रहा हूं 50% सीटें जीतना बहुत बड़ी बात है। 50, मैं कह रहा हूं ये आपको 70% क्यों नहीं, 80% क्यों नहीं? वो समाज जो आपके साथ पूरी तरीके से तैयार है, वो ममता बनर्जी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, वो डर के साथ चला जाता है या उसको जहां पर उसका पॉकेट्स है वहां उसको वोट नहीं देने दिया जाता है। ठीक है सर, बंगाल से अगली खबर देखिए, क्योंकि ये बिल्कुल दूसरा खेमा है। आज फिर फ्राइडे है, जुम्मे का दिन है, तो वहां जो बाबरी मस्जिद बन रही है, लोगों का ईंटें लेकर आना जो है वहां नहीं रुक रहा है। वहां रोज हर शुक्रवार नमाज होती है, अब तो वहां मेला लग गया, मेला। तो वो देखिए, उसकी तस्वीरें, आज की तस्वीर आपको दिखा दें। फिर लोग हाथों में ईंटें लेकर, अब तो मुझे लग रहा है 1 करोड़ से ज्यादा ईंटें वहां पर जमा हो चुकी है। कहीं ये डेटा भी आया था, ईंट और पत्थर ले जाने की आदत है। ऐसा ना कहें, लेकिन वो देखिए लोग कैसे जो है ईंटें सर पे ले लेके, ये सिलसिला लगातार वहां पर जो है वो जारी है। इनसे जुड़ी एक खबर आपको बता देता हूं, ये हुमायूं कबीर करवा रहे हैं काम, जातीय उन्नयन पार्टी इन्होंने बनाई थी। उसमें एक इंटरेस्टिंग खबर थी, इन्होंने जिस दिन पार्टी का ऐलान किया उस दिन उन्होंने कुछ टिकट भी बांट दिए, क्योंकि इन्होंने कहा था मैं 134 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने उन जो शुरुआती टिकट बांटे उसमें एक हिंदू लड़की थी, उसको कहीं से इन्होंने टिकट दे दिया। अच्छा, उसी दिन या अगले दिन कुछ फेसबुक से या कहीं से उस लड़की की कुछ पिक्चर्स ऐसी आ गई, कुछ गलत नहीं, कुछ आपत्तिजनक नहीं, कि भाई आप कहीं गए हैं, कहीं किसी रेस्टोरेंट में गए हुए हैं, बैठे हुए हैं या क्लब में बैठे हुए हैं, वहां अपना डिनर कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसकी तस्वीर आ गई। उस तस्वीर पर इतना हंगामा हो गया कि अरे रे रे देखो, ये तो ऐसी जगह पर जाती है लड़की, और उसका टिकट काट दिया गया। और फिर वहां पर फिर किसी मुस्लिम महिला को टिकट दिया गया। अब वो जो कैंडिडेट थी उन्होंने खुलकर ये आरोप लगाया कि मैं हिंदू थी, यही बर्दाश्त नहीं हो रहा था इनको, इसीलिए मेरा टिकट अनाउंस करने के बाद जब दबाव पड़ा इनके ऊपर अपने समाज का, तो उन्होंने वो टिकट जो है काट दिया। लेकिन आज हुमायूं कबीर की बात सुन लेते हैं। तैयार हूँ इलेक्शन के लड़ने के लिए, और मेरा साथ तो आईएसएफ का जो चेयरमैन है, उनका जो बड़ा भाई है भाईजान अब्बास सिद्दीकी, उनका साथ अच्छा तरीके से बातचीत चल रहा है। अगले दिन उनको लेके मैं ही सारे बंगाल का जो मौसम अभी है मुसलमान के लिए सब लोग यूज कर रहे हैं। पिछले 34 साल भी किया, आज 14 साल भी ममता बहन। अब कह रहे हैं मुसलमान समाज को सब ने यूज किया। हुमायूं जी, आप क्या कर रहे हैं? अरे आप तो शुद्ध धार्मिक भावनाओं से खेल करके मुसलमान को यूज कर रहे हैं, बाबरी का नाम लेकर। वो छोटा सा बच्चा लेके आ रहा है 4-8 सर, तो क्या मतलब उसको बाबरी से, क्या मतलब उसको, मैं तो कह रहा हूँ राम मंदिर से बाबरी से उसका क्या लेना देना? इतना सा बच्चा है, चला आ रहा है ईंटें लेकर के, बता दिया घर में किसी। देखिए जरा ये तस्वीर, देखिए जरा, अजीब बात है। खैर जल्दी से 2-3 खबरें सर, दक्षिण भारत की इंपॉर्टेंट खबरें। ये हमें आपको नहीं दिखाई दिया था, छोटे छोटे आगे करके रखा हुआ था सबको सर, जल्दी समय नहीं रहेगा। 3 राज्यों की खबर, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तीनों में, क्योंकि अभी बीजेपी के अध्यक्ष जो है उनका दौरा साउथ का ही लगा था, सबसे पहला दौरा। तिरुवनंतपुरम में 45 सालों से चला आ रहा लेफ्ट पार्टी का शासन खत्म हुआ। बीजेपी ने वहां पर नगर निगम का चुनाव जीत लिया था, अब मेयर बना दिया है वहां पर अपना। बीजेपी ने पूर्व जिला अध्यक्ष वीवी राजेश को अपना मेयर बना दिया है, जिन्होंने 51
51 वोटों से जीत हासिल की है। तो ये एक खबर बीजेपी के लिए मैंने आपको बताई, ये इंपॉर्टेंट है। केरल में तिरुवनंतपुरम में, जहां से शशि थरूर सांसद हैं, पॉपुलर सांसद हैं, वहां पर लेफ्ट को हटाया है और मेयर बीजेपी ने अपना बनाया। मेरे ख्याल से ये पहली बार हुआ है। एक बात। दूसरी खबर आपको मैं बता देता हूं, कर्नाटक के अंदर जो है अभी लोकल बॉडी इलेक्शन हुए और कर्नाटक के लोकल बॉडी इलेक्शन के अंदर भी जो है बीजेपी को अच्छी जीत हासिल हुई है। कई जगहों पर पहली बार चुनाव हो रहे थे, कुछ क्योंकि उनको अपग्रेड किया, पंचायत से उसको जो है ऊपर अपग्रेड कर दिया गया था, तो वहां जो है बीजेपी की जीत हुई है। लेकिन चर्चा इस तस्वीर की ज्यादा हो रही थी क्योंकि कल डीके शिव कुमार मिले खड़गे साहब से, घर पे जाके, खड़गे साहब के बेंगलुरु में, और वहां जाकर के उन्होंने कहा कि बाहर जब निकले तो जनता तो, रिपोर्टर तो वही पूछता है, सर डिप्टी सीएम व्हेन, कब तक सीएम व्हेन, तो उन्होंने कहा है बोली कार्यकर्ता, नो सीएम डिप्टी सीएम, हाई कमांड नोज, आई ओनली कार्यकर्ता, ऑल टाइम कार्यकर्ता। तो बेचारे इसके अलावा क्या बोले। और तीसरी खबर बड़ी मजेदार है, एक्टर से नेता बने विजय थलपति, जिन्होंने भी अपनी पार्टी लॉन्च की है, तो तमिलनाडु में इन्होंने 2-3 सभाएं की हैं। वहां इन्होंने एक सभा में डीएमके के ऊपर, स्टालिन के ऊपर यह आरोप लगाया कि तमिलनाडु में कमल खिलाने का काम आपने किया, मतलब बीजेपी को एंट्री तमिलनाडु में आपने दी, यह आरोप विजय ने लगाया। मतलब तमिलनाडु की उसमें भी अगले साल इलेक्शन है, तमिलनाडु की राजनीति में अब विरोधियों के बीच बीजेपी की बातचीत हो रही है और चिंता हो रही है। ये अपने आप में एक बड़ी डेवलपमेंट है। त्रिपाठी जी, साउथ की तीन नहीं, देखिए इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से दक्षिण का दुर्ग भेदना चाहती है। कर्नाटक तो वैसे भी, कर्नाटक तो उसके पास रहा ही है और बरसों से रहा है, बीच बीच में सत्ता में भी आते रहे, तो कर्नाटक वैसा वाला उसके लिए नहीं है। लेकिन तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये उसके लिए ऐसे ही है। तेलंगाना में उनका फुटप्रिंट बहुत स्ट्रांग हो गया था, फिर अचानक वो एक तरह से कहें कि वो रिवर्स हुए, बैक कर गए। अभी तमिलनाडु और केरल में वैसी एंट्री नहीं हुई। अब आपको 15 याद करना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहला बड़ा उन्होंने जो कार्यक्रम किया था वो तमिलनाडु में किया था, बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। और उसी के बाद जब पीएम जाते थे तो तुरंत मोदी गो बैक, मोदी गो बैक के नारे लगते रहे। वो मानते नहीं, जितना उनको एक तरह से कहीं धक्का दिया जाता है बाहर निकल जाओ, उतना वहां रामायण पढ़ने से लेकर सब पहुंच जाते हैं। तिरुवनंतपुरम से लेकर जो तमिलनाडु की पूरी यात्रा है, ये एक तरह से कहें विपक्षी गठजोड़ के लिए चिंता की बात है, द्रविडियन राजनीति के लिए खात्मे। तिरुवनंतपुरम में मेयर बनना, सर बहुत शॉर्ट में, कितनी बड़ी उपलब्धि है बीजेपी की? मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ से जो है ऐसी उम्मीद करती है भारतीय जनता पार्टी कि आने वाले चुनाव में ये आपको बड़ा बड़ा टॉल क्लेम लगेगा, लेकिन वो विपक्ष का जो सीट है, मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरने के तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, खास करके केरला के अंदर। और संघ तो लगा बहुत समय से, संघ लगा हुआ है। संघ तो सबसे ज्यादा जो कमिटेड कार्डर्स जो आपको भारत के अंदर मिलेगा, वो संघ सबसे ज्यादा हमारे प्रचारकों हम लोगों को थोड़ा अफसोस भी होता है कि भाई हम सबसे ज्यादा दक्षिण की बातें कम करते हैं, आज भी समय रह गया, कम नहीं पड़ गया, लेकिन हम खबरें अब इंक्लूड क्या करेंगे सर जरा दक्षिण भारत के राज्यों की भी। इस वक्त वीर बाल दिवस के मौके पर दिल्ली में भारत मंडपम में एक आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। तोड़ना होगा, और इसलिए उसने साहिबजादों को निशाना बनाया। लेकिन साथियों, औरंगजेब और उसके सिपह सालार भूल गए थे, हमारे गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वो तप त्याग का साक्षात अवतार थे। वीर साहिबजादों को वही विरासत उनसे मिली थी। इसलिए भले ही पूरी मुगलिया बादशाहत पीछे लग गई, लेकिन वे वो चारों में से एक भी साहिबजादे को डिगा नहीं पाए। साहिबजादा अजीत सिंह जी के शब्द आज भी उनके हौसले की कहानी कहते हैं। नाम का अजीत हूं, नाम का अजीत हूं, जीता ना जाऊंगा, जीता भी गया तो जीता ना आऊंगा।
साथियों, कुछ दिन पूर्व ही हमने श्री गुरु तेग बहादुर जी को उनके 350वें बलिदान दिवस पर याद किया। उस दिन कुरुक्षेत्र में एक विशेष कार्यक्रम भी हुआ था। जिन साहिबजादों के पास श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान की प्रेरणा हो, वो मुगल अत्याचारों से डर जाएंगे, ये सोचना ही गलत था। साथियों, माता गुजरी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी और चारों साहिबजादों की वीरता और आदर्श आज भी हर भारतीय को ताकत देते हैं, हमारे लिए प्रेरणा है। साहिबजादों के बलिदान की गाथा देश में जन जन की जुबान पर होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता हावी रही। जिस गुलामी की मानसिकता का बीज अंग्रेज राजनेता मैकाले ने 1835 में बोया था, उस मानसिकता से देश को आजादी के बाद भी मुक्त नहीं होने दिया गया। इसलिए आजादी के बाद भी देश में दशकों तक ऐसी सच्चाइयों को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन साथियों, अब भारत ने तय किया है कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी ही होगी। अब हम भारतीयों के बलिदान, हमारे शौर्य की स्मृतियां दबेगी नहीं। अब देश के नायक नायिकाओं को हाशिए पर नहीं रखा जाएगा और इसलिए वीर बाल दिवस को हम पूरे मनोभाव से मना रहे हैं। और हम इतने पर ही नहीं रुके हैं। मैकाले ने जो साजिश रची थी साल 2035 में, उसके 200 साल अब थोड़ी समय में हो जाएंगे। इसमें अभी 10 साल का समय बाकी है। इन्हीं 10 सालों में हम देश को पूरी तरह गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों का एक संकल्प होना चाहिए, क्योंकि देश जब इस गुलामी की मानसिकता से मुक्त होगा, उतना ही स्वदेशी का अभिमान करेगा, उतना ही आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा। साथियों, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के इस अभियान की एक झलक कुछ दिन पहले हमारे देश की पार्लियामेंट में भी दिखाई दी। प्रधानमंत्री आज वीर बाल दिवस के मौके पर बोल रहे थे। आज 3 साहिबजादों की शहादत हुई थी और वो प्रकरण जो है हमारे इतिहास का बहुत दर्दनाक भी है, लेकिन बहुत गौरवशाली भी है कि ऐसा त्याग, ऐसा बलिदान
बगैर उफ किए और जो जुल्म औरंगज़ेब के ज़माने में हुए, फिर वो गुरु तेग बहादुर जी से से जो कहानी शुरू होती है, आगे साहिबजादों, तीनों साहिबजादे छोटी छोटी उम्र के थे, कैसे उनको दीवार में चुनवा दिया था औरंगज़ेब ने, गुरु तेग बहादुर जी को कैसे जलते कढ़ाई के अंदर जो है रख दिया गया था, खाल निकाल दी थी, ये सब चीज़ें इतिहास की। और अब वहाँ बच्चे ही बैठे हैं सामने जिनके सामने प्रधानमंत्री ये सारी बातें बता रहे थे, तो ये तो खैर मतलब जाननी ही चाहिए हर किसी को। लेकिन क्या वो प्रवृत्ति चली गई, सवाल ये है। जिस प्रवृत्ति का जिक्र, वो औरंगजेब वाली प्रवृत्ति का जिक्र कर, वो आतंकवादी था ना, उस वक्त शब्द नहीं था आतंकवाद, था तो वो आतंकी। वो प्रवृत्ति अभी भी है और आपके बिल्कुल बगल में है। मैं इसका आपको सबूत दूंगा, कबूलनामा दूंगा। आज पाकिस्तान में रह करके बोलना एक तो बड़ी बात है। इनके एक जर्नलिस्ट है मोहित पीरजादा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है किस चीज का? आतंकवाद का। ये पाकिस्तान ही कह रहा है। पाकिस्तान का मानना है कि दुनिया में कहीं भी आतंकवाद पहुंच रहा है तो उसका इनडायरेक्ट डायरेक्ट जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान टेरर एपिसेंटर है। दुनिया भर में आतंकवाद वो फैलाता है क्योंकि पाकिस्तानी हुक्मरानों की मेंटालिटी आतंकवाद से ऊपर उठती ही नहीं है। आप सुनिए। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन और टेररिज्म एक्सपोर्ट हो रही है वो पाकिस्तान से हो रही है। आपको सच्चे दिल से ये बात माननी चाहिए कि वो अमेरिकन और इंडियन ऑथर, राइटर, कॉलमिस्ट और एक्सपर्ट, खास करके अमेरिकन, जो अरसे से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज एन एपी सेंटर ऑफ टेरर, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दुनिया में पाकिस्तान उन चंद रियासतों से है जो दुनिया भर में टेररिज्म को एक्सपोर्ट करते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के इदारों की मेंटेलिटी जो है वो दहशत पे मबनी है। उनकी तमाम तर रोब, कहानी, नैरेटिव, रिस्पेक्ट, वो सारी की सारी चीज़ का ताल्लुक जो है वो दहशत गर्दी से है। उनके पास कोई और फिलॉसफी नहीं है, रिकॉन्सिलिएशन की एबिलिटी नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है। दी ओनली टूल दे हैव इज टेररिज्म। तो वो टेररिज्म ही करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी टेररिज्म की भी है, पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने में दहशतगर्दी की भी है, और अब दुनिया भर में अपनी टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा तो मन किया मोहित पीरजादा जी के लिए ताली बजाने का। क्या बात कही है उन्होंने, और खुलकर ये बात कही है। हालांकि ये विदेश में रहने को मजबूर हैं, अब तो विदेश में भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वाले पाकिस्तानी सुरक्षित नहीं है, वो खबर मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ये सोच में ही नहीं है इससे ऊपर कुछ, कोई एक ही टूल है। अब वो सिक्योरिटी के लिए कह लो या बार्गेनिंग के लिए कह लो दुनिया से, वो आतंकवाद। इससे ऊपर पाकिस्तान के लोगों, मतलब हुक्मरानों की, सेना की खास तौर पर सोच ही नहीं है। और उन्होंने, क्योंकि लंबा बयान मैंने सुना, उन्होंने हर पाकिस्तानी से यह कहा कि इस बात को मानो और बोलो कि तुम्हारा देश एक्सपोर्टर, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर आतंकवाद का है, तभी कुछ बदल पाओगे अपने देश के अंदर। खैर वो होगा नहीं, हमें मालूम है। अब आपको अगली कहानी सुनाता हूं मैं। ये भी एक पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनका नाम है नजम सेठी। आप, ये कहानी खुल चुकी वैसे, लेकिन फिर भी इसको याद करना जरूरी है। आसिम मुनीर व्हाइट हाउस कैसे पहुंचा था, नजम सेठी आपको बताएंगे। नरेंद्र मोदी से ट्रंप नाराज क्यों हो गया था, यह आपको अमेरिका में बैठा एक आदमी बताएगा। तो ये कहानी दोनों आपको समझ में आ जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो कैलकुलेशन उनकी और हमारी अलग अलग हुई, ये कैसे हुई। हमारे कोई व्यक्ति हमारे देश में आता है, फॉरेन डिग्नेटरी या प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो तोहफा लेके जाते हैं ना। अभी पुतिन आए थे तो गीता दी थी उनको, किसी के लिए कुछ लेके जाते हैं। कोई फर्स्ट लेडी होती है कहाँ के लिए, तो उनके लिए कुछ विशेष चीज़ ढूंढ ढूंढ के लोग ले जाते हैं। पाकिस्तान क्या देता है अगर इसको कोई फॉरेन विजिट करनी है? आतंकवादी देता है। वो टेररिस्ट पकड़ता है अपने यहां से, एक साहब आपने इसको मांगा था ना, ये मेरे यहां था, मुझे मिल गया, लो आपको मैं दे देता हूं, अब हमारी मीटिंग होगी। ऐसे मिला है मुनीर, और वो खुलासा कर रहे हैं नजम सेठी। आसिम मुनीर को जाना था व्हाइट हाउस, तो आसिम मलिक जो डीजी ISI था, उसने एक आईसिस का आतंकवादी पकड़ा और वो हैंड ओवर कर दिया आर्मी, यूएस को। और फिर उसके बाद मुनीर की विजिट हुई। वो कह रहे हैं ऐसे ही होता, हम लोग तो मुशर्रफ के टाइम से ऐसे ही कर रहे हैं। देखिए, जो जिसके पास होगा, जिसको वो मानते वही देगा, एक तो पहली बात है। लेकिन ये तो और हैरानी की बात है कि वो आतंकवादियों की सोचिए कि जो पाकिस्तान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना। अब इसका दूसरा पक्ष भी देखिए। मतलब मैं इससे और हैरान हूँ, जैसा वैसे कारगिल में भी हुआ था कि उन्होंने उनको मानने से इनकार कर दिया था। अब अपने वो आतंकवादी किसके लिए लड़ रहे हैं? वो भी पाकिस्तान के लिए और इस्लाम के लिए, या जो भी कहें उसके लिए लड़ रहे हैं, और आप उन्हीं को पकड़कर वहाँ पर दे रहे। तो ये तो उनको भी भरोसा नहीं करना चाहिए इस सरकार पर, ऐसे लोगों पर, ऐसे लीडरशिप पर। ये हैरानी की बात है। और ये बहुत अच्छे से नजम सेठी साहब ने भी इस बात का जिक्र किया है। और वैसे पाकिस्तान में आतंकवाद के अलावा क्या क्या करेंगे, ये उनको समझना है। इनकी बार्गेनिंग चिप ही आतंकवादी है कि मैं आतंकवादी पकड़ के दे दूंगा, तो गजब बात है। अब ऐसे तो हुई आसिम मुनीर की मुलाकात व्हाइट हाउस में। ट्रंप क्यों बिगड़ा भारत से, इसकी कहानी एक बहुत रिस्पेक्टेड फॉरेन एनालिस्ट हैं, इनका नाम है फ्रांसिस फुकुयामा।
अमेरिका में रहते हैं, अमेरिकी ही हैं, और इन्होंने तो खुलकर कहा कि ट्रंप ने अपने निजी स्वार्थ के लिए भारत से अपने रिश्ते खराब कर दिए, अमेरिका के रिश्ते खराब कर दिए, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की तरह मोदी ने नाम लेके बोला हो, पाकिस्तान की तरह मोदी ने ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं किया। The United States has been trying to cultivate a good relationship with India as a counterweight to China. We've been doing this for the last 20, 30 years. Donald Trump really threw that away because Prime Minister Modi, Indian Prime Minister Modi, wouldn't support his bid for a Nobel Peace Prize. सर इससे क्लियर क्या है सर? निश्चित रूप से, और ये तो दिख ही रहा था कि जब पाकिस्तान ने किया ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट, और जब ट्रंप चाह रहे थे कि भाई भारत भी करे, और बार बार इस बात का वो श्रेय ले रहे थे कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच मैंने युद्ध रुकवाया, और जब प्रधानमंत्री ने नहीं किया तो गुस्सा कहीं निकलना ही था उनका, तो उनने इनडायरेक्टली बताया कि भाई अगर आप नहीं कर रहे हो तो मैं आपके ऊपर टैक्स लगा दूंगा, एक्स्ट्रा टैक्स उन्होंने लगाया। लेकिन भारत ने जिस तरीके से अमेरिका को शांत तरीके से जवाब दिया है, और आज अमेरिका ये हो गया, जो ट्रेड डील अभी तक नहीं हो पाई, अब ये कहा जा रहा है कि अब अमेरिका उस स्टेज पर आ गया है कि वो भारत के ज़्यादातर शर्तों के हिसाब से ट्रेड डील फाइनल करने की स्थिति में आ गया है। जिस अमेरिका को लग रहा था कि भारत पे अगर हम एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे, ट्रंप को लग रहा था कि नोबेल पीस प्राइज के लिए मुझे नॉमिनेट नहीं किया तो मैं टैरिफ लगा दूंगा भारत के ऊपर, अब भारत उस स्टेज पर आ गया है कि अमेरिका भी कह रहा है कि जाते जाते समय कि अब भारत के साथ मुझे ट्रेड डील करना है। उसमें सर खबर आई ट्रेड डील की, कि भारत ने एक फाइनल ऑफर दिया है कि भाई ये हमारा बेस्ट ऑफर है, और अब हमें ये 15% से ज्यादा टैरिफ आप हम पर ना लगाएं, वो भी हटा दीजिए, और रशिया को लेकर जो ऑयल को लेकर आपने कहा है वो भी हटा दीजिए। तो लगभग ये तय हो गया है कि अमेरिका उस पे सहमत हो गया। तो ये भारत की ताकत और प्रधानमंत्री मोदी की वर्किंग स्टाइल और आप इतने पूरे दबाव के बावजूद आप झुके नहीं उसके सामने, बड़ी बात ये है, निरंतर प्रेशर था। कोई ऐसा बयान नहीं कहा था कि भाई भारत ने अब तक का सबसे बेहतर ऑफर हमें दिया है। अभी उनके स्कॉट बेसेंट ने शायद बोला था कि बेस्ट उनके इसका जिक्र आपने किया, फ्रांसिस फुकुयामा, ये बहुत बड़े अमेरिका के स्कॉलर हैं। क्या भारत में भी उनको सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ा जाता है? एंड ऑफ हिस्ट्री उन्होंने अगली दो खबर बता के आ जाऊं आपके पास। एक लाइन बोल दूं, ये सब कहते हुए याद रखिएगा कि इस देश में जब राहुल गांधी ने डेड इकोनॉमी, जब राहुल गांधी ने अमेरिका का सुर बोलना शुरू किया था, तो कैसे एक बड़ा वर्ग राहुल गांधी के साथ खड़ा था, बस इतना याद रखिएगा, याद रखना चाहिए। अब तो वो आपने बता भी दिया, परिचय भी दे दिया कि वो कितना बड़ा स्कॉलर है। और मजेदार बात नहीं, ये जो स्कॉलर हैं वो लेफ्ट लीनिंग स्कॉलर है। और भी बात बता दूं, मजेदार बात में है, फुकुयामा जी, फ्रांसिस फुकुयामा, द एंड ऑफ हिस्ट्री, अमेरिकन है, जापानीज है, उनकी पिक्चर लगा दीजिए पिछले वाले बयान में, जो अमेरिका में व्यक्ति थे वो, उनकी बात हो रही है। और उनका ये बुक जो है वो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। इनकी बात हम कर रहे थे कि ये लेफ्ट लीनिंग बहुत बड़े स्कॉलर है, और ये कह रहे हैं कि ट्रंप को मोदी ने नोबेल नॉमिनेट नहीं किया, इसलिए उसने भारत के साथ रिश्ते खराब कर लिए। आगे एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग खबर सुनाता हूं। 2001 में पुतिन राष्ट्रपति बने थे अपने देश के, पहली बार ना सर, और उस वक्त जॉर्ज बुश राष्ट्रपति थे अमेरिका के। तो दोनों के बीच बातचीत हुई, और वो क्लासिफाइड बातें कुछ जो हैं डीक्लासिफाई हुई हैं कि दोनों राष्ट्रपतियों के बीच क्या बातचीत हुई थी। वो किसी भी चैट जैसी है, जैसे व्हाट्सएप चैट होती है, ऐसी है। इसमें पुतिन ने 2001 में पाकिस्तान को लेकर चिंता जताई। पुतिन ने कहा कि ये जो पाकिस्तान है, इट इज नथिंग बट अ जनता विद न्यूक्लियर वेपन। जनता शब्द इस्तेमाल किया जाता है किसी भी मिलिट्री रूल के लिए, 2001 में हाँ, मुशर्रफ राष्ट्रपति हुआ, वो थे, उन्होंने कू कर दिया था, नवाज शरीफ को हटा दिया था। तो पुतिन 2001 में कह रहे थे अरे ये तो एक मिलिट्री रूल है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, और ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। और हमको, और उसमें उन्होंने चिंता जताई कि वेस्ट लेकिन इस बात को डिस्कस नहीं करना चाहता कि एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट वहां वो डिक्टेटरशिप में चल रही है, वहां डेमोक्रेसी खत्म हो गई। ये पुतिन ने 2001 में कहा था, और उन्होंने कहा कि इसकी बात हमको करनी चाहिए। इसके बाद फिर उसी चैट में जब आप आगे जाएंगे तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश कुछ कहते हैं तो पुतिन वापस आते हैं, नो बट आई अगेन वांट टू टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। उसमें पुतिन ने कहा कि मैंने आपके साथ बड़ा सहयोग किया उसामा बिन लादेन को ढूंढने में, और हम जानते हैं कि वो अफगानिस्तान या उसके आसपास के इलाकों में, ये वो लिख रहे हैं 2001 के अंदर कि वी आर लुकिंग फॉर हिम। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि लेकिन आपकी वजह से कुछ इनके बीच में क्लैश हुआ, रशिया और अमेरिका का, उसके यूएस का, तो उन्होंने कहा मेरे तो एजेंट मारे गए वहां पे अफगानिस्तान में। ये पुतिन जॉर्ज बुश को लिख करके कह रहे हैं, बट वो आदमी चिंता जता रहा था कि ये हालात हैं। अब इस पर एक और बयान आपको सुना देता हूं, क्योंकि वो चिंताएं आज भी कायम है, पाकिस्तान हो चाहे अफगानिस्तान हो। फिर एक नजम सिटी की बात आप सुनिए,
उन्होंने कहा, "ये आप तालिबान को क्या समझते हो, क्या है ये?" उन्होंने कहा, अफगानिस्तान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरदर्द है, भारत भूल जाओ, तालिबान की चिंता करो, भारत तुम्हारे जमीन लेने के लिए अभी कुछ नहीं करने वाला। कि हम पीओके के लिए कुछ कर रहा हो भारत, अब कुछ नहीं कर रहा अभी भारत, ये करेगा, ये डोरल लाइन नहीं मानता, ये तुम्हारा इतना हिस्सा लेने के लिए तैयार बैठा और वो इंतजार कर रहा है जंग शुरू करने का तालिबान, उसकी चिंता करो। और त्रिपाठी जी, कल एक खबर मैंने देखी थी कि ये जो हमने बात की ना, गाजा भेजना चाह रहा है मुनीर फौज, उसके बदले में ही वांट्स अमेरिकन कोऑपरेशन फॉर ऑपरेशंस अगेंस्ट तालिबान, कि अमेरिका मेरी मदद तालिबान से निपटने में करे। देखिए, नजम सेठी जो कह रहे हैं वो बात हम लोग लगातार कहानी कुर्सी की में चर्चा करते रहे, लेकिन चूंकि हम यहाँ से कर रहे हैं और नजम सेठी वहाँ से कर रहे हैं, तो उसका महत्व तो बढ़ जाता है। हम लोग जो बात कह रहे हैं वो हमारे अपने अनुमान, अपना विश्लेषण था। वो जो कह रहे हैं उसमें उनका बरसों का अनुभव शामिल है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को समझना शामिल है। अब इसमें उन्होंने एक लाइन कही है जिसको हम लोग दूसरी तरह से कहते हैं। उन्होंने कहा कि वो आइडियोलॉजिकल लोग हैं, प्रैक्टिकल लोग नहीं हैं, वो बहुत समझौता नहीं करते हैं। हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर आप शरीयत वाली बात करेंगे तो वो आपसे बहुत आगे हैं। उनकी दाढ़ी भी बड़ी है, उनके कपड़े भी वैसे हैं, वो जरा सा भी कुछ वो नहीं करने देते, कमरे में कपड़ा लगवा देते हैं महिलाओं के लिए, तो वो ज्यादा आगे हैं, उनसे आप लड़ नहीं पाएंगे। और अगर ये अमेरिका को भ्रम है, अमेरिका तो अभी तो भागा है ना, अभी ज्यादा समय तो बीता नहीं ना भाई। मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका किसी भी स्थिति में पाकिस्तान के साथ जाकर लड़ा, और अमेरिका इसलिए पाकिस्तान को साथ रखे कि वो उसके लिए लड़े। अरे भाई, उसने तो अपना आदमी तैयार किया, चलो तुम शूटर हो, गोली चलाओ, मर जाओगे मर जाओ। गाजा के लिए उसने रखा हुआ है, ईरान के लिए रखा हुआ है, अफगानिस्तान अमेरिका के लिए पाकिस्तान केवल एक शूटर है। अरे ये नपिद्दी का शोरबा ये है, कहां से उसके सामने कोई मतलब ही नहीं भाई। लेकिन अगर ये हिम्मत भी नहीं पड़ेगी आसिम मुनीर की ये कहने की, ये भी मैं बता दूं आपको। नहीं, लेकिन वो कर क्या रहा है और आपको मालूम है, ये मैंने कम से कम नहीं तो 2 महीने पहले ये सुना था कि आसिम मुनीर लॉ मेकर्स ने, 1 महीना हुआ है, अमेरिका के कुछ सांसदों ने चिट्ठी लिखी मार्को रूबियो, जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, उनको, कि आसिम मुनीर और पाकिस्तान की जो सेना है वो विदेश में बैठे इमरान खान सपोर्टर्स या एंटी आसिम मुनीर ऐसे लोगों पर हमले करा सकती है। और वो हमला हो गया। ये मिर्जा शहजाद अकबर हैं, ये एडवाइजर हुआ करते थे इमरान खान की सरकार में। इन्होंने पाकिस्तान कैम्ब्रिज में इनके घर में घुसकर इनके ऊपर जानलेवा हमला किया, बहुत मुंह पर खूब मारा, इनको नाक वाक जबड़ा वड़ा सब इनका टूट गया है। और इसकी वजह यह कि इन्होंने एक दिन पहले एक स्पीच दी थी पाकिस्तान की हाई कमीशन के सामने लंदन में, और उसमें उन्होंने कहा था कि आसिम मुनीर बहुत डरपोक आदमी है, ये हमें क्या डराएगा, ये खुद डरता है, ये बिना बुलेट प्रूफ वेस्ट के कहीं घूम नहीं सकता, ये इतना डरपोक आदमी है। और उसके अगले दिन उनके ऊपर हमला हो गया था। तो वो बयान मैं आपको सुना रहा हूँ। मैं आपको खुशखबरी देता हूं कि डर और खौफ किस में फैला है? डर और खौफ उस शख्स में फैला है जो आज भी वर्दी के नीचे वेस्ट पहन के आता है, बुलेट प्रूफ वाली, जिसने अपने लिए उम्र अस्तना लिखवा लिया है। डर और खौफ तो तुम्हारे अंदर है। कल तो पाकिस्तान के मौलवियों ने भी फतवा दे दिया कि ये गैर शरई है। तो आप देख लो कि तोपे, गोलियां, खाले सब कुछ होने के बावजूद रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। अब देखो उस शख्स के बारे में सोचो जिसने अपने लिए इस्तिस्ना भी ले लिया, जिसने अपने लिए सब कुछ लिखवा के रख लिया, उससे कोई सवाल नहीं होता, आपके वसाइल के ऊपर कब्जा कर चुका है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि उसके अंदर खौफ और डर इतना है कि रात को भी बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के सोता है और कब्र तक का इस्तिस्ना लिखवा कर रख लिया। वो तस्वीर आ जाए मैं आपको दिखाता हूं। फिर इतनी बुरी तरह इस आदमी को मारा, इस आदमी का एक्स्ट्रेडिशन मांगा है। मैंने आपको खबर बताई थी, इनका और एक आदिल राजा, 2 लोग हैं, इनका एक्स्ट्रेडिशन पाकिस्तान ने मांगा। और किसके बदले में? लंदन ने इनसे ये कहा कि तुम्हारे रेपिस्ट हमारे यहाँ हैं, इनको ले लो भगवान के लिए। तो कहा कि हम वो बलात्कारी ले लेंगे, लेकिन बदले में ये 2 आदमी हमको चाहिए। उसमें से एक वो आदमी था जिसको मार मार के अधमरा कर दिया। सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वैसे मैं आपका जो स्टाइल है, आपका जो कहने का तरीका ना, उस पर बहुत आनंद भी लेता है, हैरान भी होता हूँ कि आप जिस बात को जानते हैं उसको भी सवाल की तरह से करते हैं। आपने अभी हर्ष जी से पूछा कि अमेरिका का शूटर है क्या पाकिस्तान? मैं वर्ड्स को अंडरलाइन करना चाह रहा था। अच्छा, ठीक है, इस वजह से। लेकिन ये तो हकीकत है, इस स्थिति में वो पहुंच गया। आज हमने जितनी स्टोरीज आपने दिखाई हैं वो सब ये साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो आज की मौजूदा व्यवस्था है वो आतंकवाद के साथ किस तरह से जुड़ी हुई है। और जो भी उनके खिलाफ बोलेगा, जो सच बताएगा, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर रहे। वो
न केवल पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी। आदिल राजा को हम लोग रोज देख रहे हैं कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं। और नजम सिटी साहब को मैं जानता हूँ करीब 30 साल से, तो वो पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बहुत बारीकी से समझने वाले लोगों में से हैं। और वो जो बात कर रहे हैं वो ठीक बात है, जिस पर हम लोग भी रोजाना चर्चा करते हैं कि अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। यदि कट्टरपंथी बात होने की बात हो और उनसे निपटना मुश्किल काम है इनके लिए। इसके हालात सुधरने के बजाय और बदतर होते जा रहे हैं और हिंदुओं का जीना दूभर हो गया है। एक और बांग्लादेशी युवक की पाकिस्तान में पीट पीट कर हत्या कर दी गई। एक भीड़ ने 29 साल की, सिर्फ 29 साल का लड़का सम्राट मंडल, उसे इतना मारा और मारते रहे जब तक उसकी जान नहीं चली गई। ये वो लड़का था। ये मामला राजबाड़ी जिले का है। इससे पहले 18 तारीख को एक जिहादी भीड़ ने बेरहमी से दीपू दास चंद्र का कत्ल किया था। उसे भी ऐसे ही घसीट कर लाए थे, जमीन पर घसीटा, मारा, पता नहीं उसमें सांस बाकी थी कि नहीं, उसको पेड़ पर फांसी दे दी, फिर उसके शव को सारे कपड़े उतार दिए, फिर उसको जला डाला। और अब ये वाली घटना हुई है जिसमें इस व्यक्ति को इतना मारा, लड़के को, 27 साल के लड़के को, कि इसकी मौत हो गई। अस्पताल भी नहीं पहुंच पाया वो, उसकी वहीं पर मौत हो गई। अब ये सब हुआ है कल, जब 17 साल के बाद बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान वापस आए हैं और ये इस वक्त अपनी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष है। और सारे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल बांग्लादेश में बता रहे हैं कि इनकी पार्टी बीएनपी वो नंबर 1 पार्टी बन सकती है। 30% तक सब अभी जो सपोर्ट बेस है, मतलब वोट शेयर, वो इनको मिलता हुआ दिखा रहे हैं पोल्स। तो ये अगला प्रधानमंत्री हो सकता है। ये अच्छी बात है कि जिस दिन ये आए और इन्होंने भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सबका है और बांग्लादेश में हर धर्म के व्यक्ति को पूरी सुरक्षा और आज़ादी मिलेगी, फिर चाहे वो मुसलमान हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, हर तबके के व्यक्ति को हम सुरक्षा और सम्मान देंगे। लेकिन हो तो कुछ और रहा है। ये हालात आप देखिए। और मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, भारत में घटना हुई कभी अगर पीछे कुछ सालों में, तो क्या कोहराम मचा साहब दुनिया में, हमारे ही देश में क्या कोहराम मचा। बांग्लादेश में आप बांग्लादेश के अंदर कौन सी आवाज़ सुन रहे हैं इसके खिलाफ? हमारा तो काम ही है इन्हीं खबरों को ढूंढना। मुझे बांग्लादेश में नहीं मिलते ऐसे लोग जो इसके खिलाफ खुल के बोलते हों, इसकी आपत्ति करते हों, अपनी सरकार को घेरते हों कि ये क्या तुम लोगों ने माहौल बना दिया है, देश को कहां ले जा रहे हो। सुनिए लेकिन आप तारिक रहमान ने क्या बोला कल। এই দেশে মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, হিন্দু সহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করে। আমরা চাই সকলে মিলে এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলব আমরা, যেই বাংলাদেশের স্বপ্ন একজন মা দেখেন, অর্থাৎ একটি নিরাপদ বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলতে চাই। আপনাদের সকলের সামনে আমি বলতে চাই, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের একজন সদস্য হিসাবে আপনাদের সামনে আমি বলতে চাই, I have a plan for the people of my country, for my country. अब रहमान साहब कह तो रहे हैं आई हैव अ प्लान फॉर माई कंट्री फॉर माई पीपल, लेकिन उस प्लान में क्या सब लोग हैं? क्या उसमें वहां के अल्पसंख्यक भी हैं? एक और हिंदू की हत्या। समीर जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये जो मंडल के साथ घटना घटी। और रहमान साहब का जो स्पीच हुआ है वो अभी 17 साल जो लंदन में रहे उसका असर दिख रहा था कि भाई बांग्लादेश सबका, यहाँ सब रह सकते हैं। लेकिन उनको इस घटना में जो घटना घटी है उसके बाद उनका उसका विरोध करना चाहिए था। और वहाँ के जो केयर टेकर है मोहम्मद यूनुस से फिर पूछना चाहिए था कि भाई आपके रहते एक पहले मारा जाता है दीपू चंद दास को, फिर दूसरा मारा जा रहा है, और जो वहाँ पर हिंदुओं का प्रदर्शन करने जाते तो पुलिस उन पर लाठीचार्ज कर रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है। हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये पूछा जाना चाहिए वहाँ पर। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर लोग निकल कर पूछ भी रहे हैं तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश की सरकार से पूरी दुनिया पूछे और बांग्लादेश की सरकार को इस बात का जवाब देना भी पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से रहमान ने कल जो भाषण दिया ये बता रहा है कि उनकी लोकप्रियता फिलहाल वहाँ पर है और वो लंबे समय के लिए बांग्लादेश लौट कर आए। वो ऐसा नहीं कि अपनी मतलब माँ की तबीयत तो देखने आए, लेकिन वो बांग्लादेश की राजनीति करने आए और उन्हें लग रहा है कि अब जो वहाँ पर गैप है वो चुनाव जीत सकते हैं। और जिस तरह सर्वे आ रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री देश के बन सकते हैं, लेकिन क्या वो पूर्ण बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री बनेंगे या गठबंधन के बनेंगे? अगर कट्टरपंथी ताकतों का समर्थन लेते हैं तो क्या वो जो कह रहे हैं कि यहाँ सब लेने का अधिकार है वो हो पाएगा? तो 12 तारीख को जब चुनाव होंगे उसके बाद तय होगा। मैं बता रहा हूं आपको, जो सर्वे की बात की वो सर्वे में ये नंबर 1 इनकी पार्टी बीएनपी दिखती है और भारत के लिहाज से बेस्ट बेट यही है। जैसे भी हैं अभी केवल एक यही आदमी आज की तारीख में इनकी पार्टी कुछ एक ट्रेडिशनल पार्टी और कुछ हद तक मतलब उतना एंटी इंडिया ये नहीं जाएंगे जितना अभी मोहम्मद यूनुस गए हुए हैं। लेकिन जो दूसरे नंबर पर है वो है जमाते इस्लामी
उसको 26% पसंद कर रहे हैं लोग, और इनकी पार्टी को तारिक रहमान को 30%। तो गैप बहुत ज़्यादा नहीं है। वही सवाल है जो समीर जी ने कहा, अपने दम पर ये आदमी अगर सत्ता में आ जाए तो भारत के लिए ठीक है, लेकिन अगर जमात इस्लामी आ जाती है या जमात इस्लामी के सपोर्ट से कोई सरकार बनती है तो हालात बांग्लादेश के ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं, ऐसा मुझे लगता है सर। बहुत संभावना यही है आज की तारीख में कि कोलिशन गवर्नमेंट वहाँ पर बने, और यूनुस साहब भी यही चाहेंगे कि कम से कम कोलिशन गवर्नमेंट बने ताकि रिमोट उनके पास रहे। बीएनपी अपने दम पे ना आए, बीएनपी अपने दम पर ना आए, जमात उसमें शामिल हो, बाहर से हो, कुछ भी हो, लेकिन यूनुस साहब की कोशिश रहेगी। और 30% वोट का मतलब भी मोटे तौर पर एक ये रहता है कि कोलिशन गवर्नमेंट ही बनने की संभावना ज़्यादा है। और जो माहौल अभी बना हुआ है उससे ये भी लगता है कि जमात बहुत ताकतवर स्थिति में है, क्योंकि जो भी एंटी लोग बने हुए हैं, एंटी हिंदू हैं, या बांग्लादेश में टेररिज्म कह लीजिए या हार्डकोर कह लीजिए, जो भी है रेडिकल एलिमेंट है, वो पावरफुल स्थिति में है। और वो पावरफुल एलिमेंट तारिक रहमान को अकेले सरकार बनाने नहीं देगा। और यूनुस साहब के लिए सबसे बेहतर बैट यही है कि वो उनको अकेले सरकार नहीं बनाने दे, कोलिशन गवर्नमेंट। पाकिस्तान की कोशिश भी ये होगी कि जमात उसमें कहीं ना कहीं रहे सरकार। बांग्लादेश तो जिस दिशा में जा रहा है आपको दिख ही रहा है। आगे बढ़ता हूँ। एक जैसे सर कहते हैं मजा नहीं आए तो पैसे वापस वाली खबर, एक खबर मुझे मिली कल, बांग्लादेश पर ही थी। बांग्लादेश में भी आपको मालूम है कुछ रोज पहले नेताओं ने कुछ धमकी दी थी भारत को कि चिकन नेक काट देंगे, जो भारत का है नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश में मिला देंगे। कोई मैप बनाया कि हम ग्रेटर बांग्लादेश में नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों को शामिल कर लेंगे। हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले एक आदमी ने जवाब दिया तो मुझे मिले तो दो थे बयान, सुना एक रहा हूं आपको, सुनिए आपको मजा आएगा। एक हिंदुस्तानी उत्तर पूर्व के राज्य में रहने वाला व्यक्ति बांग्लादेश के कुछ जिहादी सपनों पर क्या बोल रहा है। मैं बांग्लादेश के लोगों को कहना चाहता हूं, नहीं मिलेगा शेख हसीना। आप उनको सौंप दे ये कह रहे हो, नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत की शरण में जो आता है भारत उसकी रक्षा करता है, खासकर पॉलिटिकल एसाइलम को लेकर। नहीं मिलेगा, भूल जाओ। और मैं आप सबको बोल रहा हूं, थोड़ा औकात में रहना सीखो। तुम वहां नॉर्थ ईस्ट का नारा लगा रहे हो, हम यहाँ सोच रहे हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अब बड़ा करने का समय आ गया है और त्रिपुरा और मिजोरम को बीच दिलवाना, हम ऐसा सोच रहे हैं। सिलीगुड़ी चौड़ीदार काटोगे तुम क्या, हम उसको चौड़ा करेंगे भाई, तुम्हारी जमीन लेके चौड़ा करेंगे। और फिर कहा मिजोरम को उसको बीच दिलवाना है, मतलब समंदर का किनारा दिलवाना है, तो यहां तक बांग्लादेश में घुसेगा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट की सीमाएं जो है बीच तक जो है वो पहुंच जाए। तो ये था एक भारतीय को जवाब बांग्लादेश के जिहादियों को। सर आया मजा? बहुत जबरदस्त है। दूसरा भी मिला था एक, वो मैं बता देता हूँ आपको, सुनाऊंगा नहीं। मुझे भी एक जनरल साहब मिले सर स्टूडियो में, मजेदार, अभी ये मजेदार किस्सा है। हाँ, तो वो नागा रेजिमेंट से थे, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करते थे जब कभी टेररिस्ट वगैरह हमको पता लगता था, और ये पता लगता था कि कश्मीर में किसी गांव वालों ने शरण दे रखी है, तो हम कुछ नहीं करते थे, अपने सिपाहियों को कहते थे वहाँ चला जा, और किसी घर के नीचे दो तीन घरों के नीचे वहाँ बैठ के बस ये बोलना है, क्योंकि उनके बारे में ये था कि तो कुछ भी खाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, तो बोलना है कि हमको ये वाला है मांस अच्छा लगता है, इसका मांस अच्छा लगता है। तो वो डर जाते थे, गांव के गांव खाली हो जाते थे, टेररिस्ट को शरण नहीं मिलती थी। तो एक नागा ने का बयान भी मुझे मिला, उसने भी यही कहा कि बच के रहना, हमारे बारे में अफवाहें बहुत खतरनाक होती हैं। ये उसने बांग्लादेश के जिहादियों को बोला, तो हमसे वो टकराना, इसने तो कहा औकात में रहना। आप अगली खबर देखिए, ये चिंता की बात है। कंबोडिया में भगवान विष्णु की 30 फीट की ऊंची मूर्ति को गिरा दिया गया। वो तस्वीर आपने देखी, दिखा दी तस्वीर। ये तस्वीर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जंग शुरू हुए, अब एक बार पहले भी हुई थी शायद मई के बाद, और अभी चल रही है 1 महीने से। ये ज़मीन थाईलैंड की सीमा के अंदर आती है। यहाँ पर एक ये भगवान विष्णु की मूर्ति थी, लेकिन इसके आसपास आप कुछ नहीं देख रहे होंगे, जंगल सा है। तो थाईलैंड ने ही ये मूर्ति गिरा दी। कंबोडिया ने कहा कि साहब ये तो मेरे हिस्से में बनी हुई थी, और उसने एतराज़ किया इसके ऊपर। इनकी खूब भीषण जंग चल रही है, हवाई जहाज़ों से भी बॉम्बिंग हो रही है। इसके बाद भारत की सरकार ने एतराज़ जताया कि चाहे बौद्ध धर्म हो या हिंदू धर्म, दुनिया में उसके करोड़ों मानने वाले हैं, क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया में बौद्ध ज़्यादा हो गए। तो उन्होंने कहा लेकिन कि ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी हमारी एक्टिविटी से किसी की धार्मिक भावनाएं हर्ट ना हो। ये भारत ने बड़ा सधा हुआ सा बयान दिया था। लेकिन इसके बाद कंबोडिया में जो बौद्ध काउंसिल के हेड हैं, उन्होंने बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा 1.25 करोड़ हिंदू रहता है पूरी दुनिया में, 1.25 करोड़ हिंदू, आप उसकी नाराजगी से डरिए। 1.25 करोड़
125 करोड़ के हिंदुओं की नाराजगी से डरिए, ये थाईलैंड के एक बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु ने बयान दिया है इस घटना के बाद। और थाईलैंड ने इस पर यह सफाई दी है कि ये कोई प्रार्थना स्थल नहीं था, ये हमने बॉर्डर पर बनाया था किसी और वजह से, और चूंकि अब हमको यहाँ बाड़ लगानी थी तो हमने इसलिए इसको गिराया। जो फॉरेन मिनिस्ट्री का हमने वो बयान देखा है जिसमें उन्होंने बहुत एतराज़ जताया है कि वो भगवान विष्णु की जो मूर्ति थी उसे नहीं गिराना चाहिए था। और एक कोई बहुत बड़ा, मुझे नहीं लगता है कि दोनों को, थाईलैंड को कोई एक जो है वो कंबोडिया से सिक्योरिटी थ्रेट था। एक कंबोडिया एक छोटा सा देश है, थाईलैंड भी छोटा ही है, बट एयरफोर्स के मामले में जो है वो थाईलैंड कहीं इससे सुपीरियर पावर है। मुझे लगता है कि ये अनावश्यक विवाद पैदा किया हुआ है वो, और इसका कोई कारण नहीं बनता था कि इन चीज़ों को इतनी दूर लेकर ट्रंप भी का भी इसमें बीच में आ जाना हुआ। देखिए हमने एक तो इनके बीच में जो है वो समझौता करा दिया है, समझौता के बाद तो डींगे हाँक रहे थे कि एक फोन पे ठीक करा दूंगा, उसके बाद भी F-16 का भी उपयोग किया है थाईलैंड ने। मुझे लगता है कि भारत सरकार को कायदे से ऐसे में दखल देने की आवश्यकता है। दखल ये कि आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप मिलिट्री माइट से ही ऐसा करें। आपका तो एक टेलीफोन कॉल चला जाता है, तो मैं जानता हूं कि यदि नेपाल एम्बेसी को एक कॉल चला जाए तो उनके पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे देश हैं, भारत अपनी एक बार स्थिति स्पष्ट कर दे। हाँ, हमारा जवाब जो था वो डिप्लोमेटिक भाषा में जवाब दिया गया था, लेकिन अब मैंने इंडियन जो टूरिस्ट है ना बहुत ज्यादा, यदि उसकी इकोनॉमी को भी देखें। और मैं इस जगह पर गया हूँ, मैं आपको एक चीज बता दूं, इस जगह पर मैं गया हूँ, बहुत खूबसूरत मूर्ति थी ये प्रतिमा जो आपने देखी हुई है? देखी हुई है। अच्छा। और ये जगह जंगल की बहुत अच्छी टूरिस्ट जैसा, मतलब कुछ लोग सेलेक्टेड लोग वहाँ पर जा पाते हैं, उसमें से मैं भी वहाँ पर रहा हूँ। और जो सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, यदि वहाँ बॉर्डर भी बनाना होता, फेंसिंग की भी बात होती, तो उसको आप किसी भी एक तरफ बॉर्डर में रखकर वो फेंसिंग कर सकते हैं, गिराने की। लेकिन ये अनावश्यक विवाद जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा वो रहा, हमने आपको पहले ही सरकार को थोड़ा ज्यादा कड़ा उस पर वो करना चाहिए। इस पर मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने इसको बहुत डिटेल में स्टडी किया इस विवाद को, दोनों तरफ बहुत प्राचीन कई शताब्दियों पुराने शिव मंदिर हैं, बहुत बड़े पुराना इलाका, झगड़ा वो मंदिरों का ही है। मंदिरों को लेके इस साल में 2 बार ये देश लड़ चुके हैं। आप हिंदू साम्राज्य कहां कहां तक था, इससे ये पता लगता है आपको। यहां से आप अपने पूर्व में शुरू कीजिए तो ये लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड सब यहां तक जो है था, और ये भगवान राम के ज़माने से भी जब चलता आ रहा है। खैर ये तब की बात थी। थाईलैंड के शासक को अभी भी राम की डायनेस्टी से ही कहते हैं। वहाँ भी अयोध्या है। अभी मैं पढ़ा था अयोध्या में शायद कोरिया की राजकुमारी की मूर्ति लगी है। बिल्कुल, कोरिया की राजकुमारी की मूर्ति लगी है। बताइए कहाँ तक संबंध थे? 2000 साल पुरानी। अब आगे चलिए साहब, इसी युद्ध में वो काम हो रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में हुआ था। क्या चाइनीज डिफेंस इंडस्ट्री का लैब टेस्ट, यहां भी चीनी हथियारों से लड़ाई हो रही है। इस लड़ाई में सारे हथियार ज्यादातर चीन के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो जैसे उसने पाकिस्तान के साथ, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में अपने चीनी सारा माल टेस्ट कर लिया हमारा, और सब फेल निकला। वो जो मिसाइल थी, वो जो उसके एयर डिफेंस के सिस्टम थे, वो सब। एक तस्वीर हमारे पास होगी, वो रॉकेट लॉन्चर बर्स्ट होता है, वो तस्वीर लगाइएगा जरा। इसमें एक बहुत खतरनाक तस्वीर है। वो रॉकेट्स निकल रहे हैं लगातार, चाइनीज सिस्टम है वो, और वो ब्लास्ट कर जाता है एकदम। इसमें 10 थाई लोगों की मौत हो गई। वो तस्वीर है तो दे दीजिए जरा, चलिए इंतजार करते हैं उस तस्वीर का। तो उसमें ये हुआ कि ये एक द वीक की रिपोर्ट थी कि एक बार फिर चाइना ने इस युद्ध को जो है अपना लैब, एक लैब जो है इसको तैयार कर लिया है। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, ये एक समस्या दुनिया के लिए है कि चीन के जितने हथियार हैं वो बड़े दोयम दर्जे के। मूल बात पर आना चाहिए। और चीन क्या करता है कि अपने यहाँ हथियार बनाता है तो एक तो कबाड़ वाले बेचता है, दूसरा जो आगे उसको टेस्ट करना है वो बेचता है। इस दोनों को अगर देखें, मैं वो रिपोर्ट पढ़ रहा था, और ये एक प्रोपेगेंडा भी चलता है अलग अलग समय पर जब ऐसे युद्ध होते हैं। लेकिन चाइनीज जो आर्म्स एम्यूनिशन है उसको लेकर दुनिया का ट्रस्ट घटा है। जहां जहां भी लड़ाई में चाइनीज हथियार इस्तेमाल होते हैं वो बहुत बुरी तरह से पिटे हैं, उनकी कोई मारक क्षमता नहीं। इससे ये भी सवाल खड़ा होता है, जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि हम
करीब करीब मेरे ख्याल से उससे हमसे 4 गुना चीन करता है, चीन से 2 गुना अमेरिका करता है अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें डिफेंस पर। तो उसका इन्वेस्टमेंट कहां जा रहा है, क्योंकि उसके जितने ऐसे हैं, और शायद यही वजह है कि जब ताइवान की बात करते हैं या भारत से युद्ध की बात होती है तो क्या चाइना इतना प्रिपेयर्ड भी है, क्या हमको ये भी बात करनी चाहिए। दूसरा वाला पहलू तो है ही कि उसके कबाड़ और उसके आगे वाले हथियार उनको टेस्ट करने। एक पहलू और है कि ये जो दुनिया में जो युद्ध होते हैं इनके पीछे ये आर्म्स लॉबी का कितना बड़ा रोल होता है। 100% कहीं ना कहीं चिंगारी लगाओ, अब तुम्हारा सामान टेस्ट भी हो और फिर बिके भी और नए ऑर्डर आए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत हुआ ऐसा। अब लेकिन चूंकि हम लोग धर्म की बात कर रहे थे, बांग्लादेश में हिंदू की हत्या, भारत क्या करे। आप कंबोडिया में भगवान विष्णु की मूर्ति गिरा दी, भारत क्या करे। नाइजीरिया में क्रिश्चियन मारे गए, नाइजीरिया अफ्रीका में है, और वहां बॉम्बर भेज दिए ट्रंप ने और ऐलान करके कि नाइजीरिया में क्रिश्चियन ईसाई मारे जा रहे हैं और मैं आईसिस के अड्डों पर कार्रवाई करूंगा। बाकायदा ट्वीट करके जानकारी दी है राष्ट्रपति ट्रंप ने कि हमने एयर अटैक किया है और आईसिस आतंकवादियों ने जो वहां पर वो दशकों से ईसाइयों को मार रहे हैं उनको उनके ठिकानों पर हमने हमला किया। तो वो तो खुल के कह रहा है कि मैंने धर्म के लिए हमला किया। समीर जी, ट्रम्प साहब का ये पहला नहीं, इसके पहले भी आप देखो साउथ अफ्रीका G20 समिट में गए नहीं और बोल दिया कि अमेरिका में हम G20 समिट में साउथ अफ्रीका को बुलाएंगे नहीं क्योंकि वहाँ पर गोरों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। तो अब ट्रम्प साहब को लग रहा है कि नाइजीरिया में इस तरीके से हमला हो रहा है तो वहाँ पर जाके आईएसआईएस के लोगों को उन्होंने मारने की कोशिश की वहाँ पे। तो ट्रम्प साहब का उनको जहाँ लगता है अमेरिका को दादा है दुनिया का, उसको लगता है कि जहाँ हमारे अमेरिकन लोगों पर हमला होगा, जहाँ हमें लगता है कि आतंकवाद बढ़ रहा है वहाँ हम करेंगे। ईरान पे होगा तो हम इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर देंगे, हमें जब लगेगा तो हम नाइजीरिया में हमला कर देंगे, हमें दुनिया में जहाँ लगेगा हम वहाँ हमला कर देंगे। लेकिन जो आतंकवाद फैलाने वाले देश है, जो उसको सपोर्ट करते हैं, उस देश के राष्ट्राध्यक्ष को, उस देश के सेना प्रमुख को हम बुलाकर गले मिलाते हैं। ट्रम्प साहब का यह दोहरा रवैया है कि जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है उसके साथ तो वो दोस्ती निभाते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, बहुत अच्छा संबंध है मेरे पाकिस्तान के साथ। वो पाकिस्तान के मुंदिर के साथ लंच और डिनर करते हो, जो डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है ये ट्रम्प साहब का, और कुछ नहीं। अब मैं आपको दिखा रहा हूं एक और युद्ध के लिए कैसे तैयार किया जा रहा है, अमेरिका को मनाया जा रहा है। नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री, उन्होंने एक बयान दिया कल और उन्होंने कहा कि ईरान 8000 किलोमीटर तक की रेंज वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना चुका है और इसमें अगर ये 3000 और किलोमीटर की मारक क्षमता और जोड़ देगा, 11000 किलोमीटर रेंज कर लेगा, तो अमेरिका का वॉशिंगटन, बॉस्टन, मायामी, शिकागो सब इसके जद में आ जाएंगे। वो बेसिकली ट्रंप से कह रहे हैं कि समय निकला जा रहा है, आइए हमला करें हम एक बार फिर ईरान के ऊपर। नेतन्याहू का बयान सुना दीजिए। Now, ballistic missiles that are intercontinental ballistic missiles for 8,000 kilometer range. What does that mean? They add another 3,000 kilometers and they've got under their gun, under their atomic guns, New York City in target, Washington, Boston, Miami, Mar-a-Lago. Okay? So that is a very great danger. ये मीडिया के जरिए बता रहे हैं कि अमेरिका पे खतरा है, तो ट्रंप साहब आओ ईरान पे फिर हमला करें। इसकी सारी भूमिका तैयार हो चुकी सर। देखिए, अमेरिका भी चाहता है ईरान पर अटैक करना और इजराइल भी अटैक करना चाहता है, और आज नहीं तो ये कल होने वाला है। बस ये भूमिका बनाई जा रही है आने वाले दिनों में। देखिए, इससे जो सबसे बड़ा खतरे का एक घंटी जो ये है कि ईरान आज के दिन में अकेला नहीं पड़ा हुआ है। ईरान के साथ रसिया खड़ा है, ईरान के साथ चीन खड़ा है। तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम लोग देखते थे कि वो पूरा का पूरा जो कोल्ड वॉर एक समय चला, उसके बाद वो खत्म हो गया। मुझे लगता है रीअलाइनमेंट ऑफ द फोर्सेस हुआ है और वो फिर हम उसी दिशा में जा रहे हैं। बिखरा कौन है? तो बिखरा जो है वो अमेरिकन कैंप बिखरा हुआ है आज के दिन में। यदि आप यहीं पर हैं तो आपको ध्यान में होगा कि जब अफगानिस्तान में अमेरिका घुसा था तो नाटो की सेनाएं लेकर के घुसा था जी, अकेले अमेरिका नहीं घुसा था। आज के दिन में नाटो जो है वो एकजुट नहीं खड़ा हुआ है। नाटो एकजुट नहीं, यूरोपीय यूनियन खत्म हो गया है। चलिए चलते एक बयान और सुना दीजिए, मुझे पता समय ज्यादा नहीं रह गया है। नेटो के जो चीफ हैं मार्क रूट, ये नाम है सर उनका,
इन्होंने बयान दिया क्योंकि अब बहुत करीब लग रहा है कि मामला पहुंच गया रूस और यूक्रेन में शांति का, क्योंकि अब वो जो ट्रंप का प्लान था 28 पॉइंट का, उसको 20 पॉइंट का कर दिया है जेलेंस्की ने, और जेलेंस्की ने अपनी तरफ से वो प्लान अप्रूव कर दिया है और वो प्लान अब अमेरिका लेके गया है पुतिन के पास, और पुतिन के फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि हम उसको स्टडी कर रहे हैं, हम देखते हैं इस पर बात बनती है कि नहीं बनती है। ये रूट ने जो बोला, लेकिन इससे दोनों बातें पता लगती हैं, शांति बहुत नजदीक है, मतलब सीज फायर जल्द होगा, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इस सीज फायर के बाद अगर, और इस पीस प्लान के लागू होने के बाद अगर फिर रूस ने हमला किया यूक्रेन पे तो जवाब बहुत विध्वंसकारी होगा। सुना दीजिए जरा सा। Putin has to know that after a peace deal, if he would try to attack Ukraine again, the reaction will be devastating. And this is exactly how we are designing these security guarantees. मैं तो इस बयान को अच्छा समझ रहा हूं कि कम से कम आप ये बात कर रहे हो, शांति समझौते के बाद तो हमला नहीं कर पाओगे। ये तो कहना ही पड़ेगा ना, भले हम किसी भी तरह से कह रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि पुतिन जो कह रहे हैं, पुतिन जितना आगे बढ़ गए उसमें ठीक है, लेकिन पुतिन के ऊपर भी दबाव बना रहना चाहिए। और इसमें एक लाइन में कह रहा हूं, जैसे प्रोफेसर साहब ने रीअलाइनमेंट का जिक्र किया, वो ठीक है, लेकिन रीअलाइनमेंट मुझे लगता है डेटरेंट के तौर पर भी काम में आ सकता है। किसकी रीअलाइनमेंट सर? ये जो पावर, अच्छा, दुनिया भर में जो रीअलाइनमेंट हो रहा है, अभी इराक, चाइना, रशिया की बात की आपने, दूसरी तरफ वो लोग हैं, तो वो युद्ध की संभावनाएं, आशंकाएं बनाता है, लेकिन वो डेटरेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है कि जब सब लोग ताकतवर हो जाएंगे। ठीक बात, जैसे न्यूक्लियर पावर के लिए कहा जाता है, न्यूक्लियर पावर इज डेटरेंट पावर। कोई एक कमजोर, एक कमजोर आदमी नहीं है कि सारी दुनिया चढ़ पड़े। आज समय इतना ही था सर, काफी मुद्दों पर बात होगी। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर रागी जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद।